हे हाँ हाँ हाँ। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीवन। जल्दी से बताइए प्लीज, क्या मेरी आवाज रही है और क्या मैं दे रहा हूं दिखाई आप सभी लोगों को? जल्दी से बताइएगा प्लीज एवरीबॉडी। हाँ जी। हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। जल्दी से जो लोग आ गए हैं और ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर है तो सभी लोग गुड इवनिंग लिखकर भेजेंगे और आज का धमाकेदार लेक्चर जो है वो हम स्टार्ट कर सकते हैं। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, यस यस यस, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। बहुत बहुत आशीर्वाद। ठीक है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, प्रणाम 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 भाई, नमस्कार प्रणाम, स्वागत। चलिए स्टार्ट करें। तो आज सर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नया चैप्टर, दैट इज डेफिनेट इंटीग्रेशन, लेक्चर नंबर 1। इनडेफिनेट हमने बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है और उसी अच्छे तरीके से हम लोग कंप्लीट करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, हाँ ना। तो सर आज के इस लेक्चर में हमारी क्या क्या बातें रहेंगी? दैट इज इंट्रोडक्शन टू डेफिनेट इंटीग्रल, मतलब इनडेफिनेट से डेफिनेट में आते वक्त क्या चेंजेस आते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन में किस किस बात का ध्यान रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें। और जैसे ही वो इंपॉर्टेंट बातें खत्म होगी फिर हम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल पे चल पड़ेंगे। ठीक है, किस पे मूव करेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन में। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही, रिबन कटिंग, एकदम काट दीजिए रिबन। शाबाश। तो पिछली क्लास में आपने देखा था बहुत सारी, मतलब बेसिकली क्या होता है इंटीग्रेशन में, एक मेजर सेगमेंट है दैट इज फॉर्म के बेसिस पे आपको इंटीग्रेशन करना आना चाहिए। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स, देन वी हैव डिफरेंट मेथड्स टू अप्रोच ईच फॉर्म, है ना। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे मान लो ये वाली चीज है, एम और एन कोई नेचुरल नंबर है, दोनों अगर ऑड हो या कोई भी एक ऑड हो जाए कम से कम, तो जो ऑड है उसमें से एक पावर अलग करो, वो जिसका डेरिवेटिव है उस फंक्शन को टी बनाओ, टी मानो, और फिर उसको सब्सटीट्यूट करके आगे बढ़ जाओ। इसमें मेजर कॉम्प्लेक्शन या फिर मेजर दिक्कत कहां आती है? जब दोनों इवन हो जाए। तो दोनों इवन हो जाए उसके लिए क्या सिखाया था? क्या मुझे कोई बता सकता है चैट सेक्शन में? हाँ है ना। हाँ, ये हल्की सी एक खरोच लग गई है, ताकि उसमें बैक्टीरिया वगैरह ना लगे, इसलिए बैंडेज लगा रखी है, ज्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है। हाँ है ना, जल्दी से बता दो। अगर दोनों इवन हो जाए तब हमें क्या सोचना है, ये आप मुझे बता दीजिए। है ना। हम्म, तो सर दोनों इवन हो जाए तो एक सिंपल सा तरीका है, दैट इज रिमूवल ऑफ द पावर। फिर आपको पावर हटानी है जी। ठीक है, फिर आपको क्या करना है? पावर रिड्यूस कर करके हमें पावर हटानी है। बहुत बढ़िया। फिर इन सवालों में जिसमें रूट के अंदर लीनियर है, रूट के अंदर लीनियर, रूट के अंदर लीनियर, इसमें कैसे प्रोसीड करना है सर? रूट के अंदर जो लीनियर है उसको टी स्क्वायर सब्सटीट्यूट कर दो। ठीक है, फिर सर ये बाहर लीनियर अंदर क्वाड्रेटिक, तो बाहर लीनियर अंदर क्वाड्रेटिक है, तो आप सर इस बाहर वाली लीनियर को 1/t पुट कर दीजिए। ठीक है, इस बाहर वाले लीनियर को क्या पुट कर दीजिए? 1/t। फिर सर दोनों जगह स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक है, तो इसमें क्या करते हैं सर? इसमें x की जगह 1/t पुट करते हैं। ठीक है, हाँ। हम्म। और सर ये वाला फॉर्म, दो लीनियर फंक्शंस, दोनों की नेट पावर का सम जो है वो 2 आ रहा है, तो किसी भी एक की इंटीग्रल पावर कंप्लीट कर लेते हैं। किसी भी एक की इंटीग्रल पावर हम क्या कर लेते हैं? कंप्लीट कर लेते हैं। क्या ये बात क्लियर है? इसमें वो साइन कॉस वाला भी था, जिसमें साइन और कॉस की पावर m+n 2 आए, तो उसमें 10 सेक को बनाते हैं। ठीक है, अब जल्दी से मुझे बताओ कि ये सवाल हमारा लास्ट टू लास्ट क्लास का होमवर्क है, इसका आंसर कितने लोगों का आ गया? है ना, इसका आंसर मुझे बताइए फटाफट। ठीक है, ये 2 या 3 लेक्चर से आप बोल सकते हो होमवर्क है, तो मेरे ख्याल से 30 सेकेंड इज मोर देन सफिशियंट। इस इंटीग्रेशन में खास बात क्या है कि सर ये इंटीग्रेशन तो बहुत आसानी से दिख जाता है बच्चों को क्या करना है, बट आंसर मैच करवाने में दिक्कत आएगी। है ना, आंसर मैच करवाने में दिक्कत आएगी। ठीक है, जैसे कि मेरी बात ध्यान सुनना, हेलो हेलो, नीचे यहां पर साइन 2x है, ऊपर साइन x माइनस कॉस x है, तो dx के बगल में साइन x माइनस कॉस x किसका डेरिवेटिव होता है सर? साइन x माइनस कॉस x बेटा साइन x प्लस कॉस x का डेरिवेटिव होता है। या सॉरी, कॉस x माइनस साइन x जो है वो किसका डेरिवेटिव है? है ना, सबको दिखाई दे रहा है? अच्छा, कितने लोगों का आंसर आ गया?
हाँ बेटा बिल्कुल कंटिन्यू कर सकते हो बेटा तनुज, लास्ट के 2 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो, बट यहां से डेफिनेट इंटीग्रेशन ध्यान से कंटिन्यू करिएगा प्लीज। हाँ हाँ यहां से प्रखर स्टार्ट कर सकते हो बेटा, बट कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो दिक्कत आएगी, क्योंकि देखो डेफिनेट इंटीग्रेशन की कुछ क्वेश्चंस में, कुछ क्या कुछ मतलब काफी क्वेश्चंस में इंडेफिनेट का यूज होता है। तो अगर आपका बैकलॉग है तो ट्राई करो कि बैकलॉग फटाफट आप कंप्लीट करके फिर डेफिनेट के साथ चालू करो, और साथ साथ में डेफिनेट भी देखते रहो, है ना। तो सर cos x माइनस साइन एक्स डेरिवेटिव होता है साइन एक्स प्लस cos x का, है ना। तो साइन 2x की जगह हमने क्या किया, इस साइन 2x की जगह हमने बना लिया दिस इज साइन एक्स प्लस cos x का होल स्क्वायर और -1। ठीक है भाई, ऐसा लिख सकते हैं इसको आराम से। देखो कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर -1, तो यहां से साइन 2x बन जाएगा, और सर इसको t बोलेंगे, ऊपर dt लिखा हुआ है, तो इसके बाद में हमने क्या किया कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को हमने t बोल दिया। अब जैसे ही मैं इसको t बोलूंगा तो साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, और साथ में हमारे पास में क्या आ जाएगा सर, साथ में आ जाएगा dx, और ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा dt। चलिए अब मुझे बताओ कि ये पूरा इंटीग्रल किस में कन्वर्ट हो गया सर। बाहर एक कांस्टेंट दे रखा है 1 माइनस 1/√3, इस पूरे की जगह सर आपने बोला कि dt आ जाएगा, मैंने कहा बहुत बढ़िया। और डिनोमिनेटर में सर ये कितना लिखा हुआ है 1 प्लस 2/√3, 1 प्लस 2/√3, और साइन 2x की जगह सर हमने लिख दिया दिस इज t² -1। क्लियर है ना। चलिए अब बताओ क्या करें सर, अब तो कुछ नहीं है, सिंपल सॉल्व हो तो गया। मैंने कहा हाँ यार कुछ ज्यादा खास बात तो है नहीं इसमें, ठीक है। अब थोड़ा कांस्टेंट्स का एडजस्टमेंट करना है। डिनोमिनेटर में देखना ये क्या लिखा हुआ है 1 प्लस 2t² -2/√3, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं इन दोनों को एक साथ क्लब करता हूं तो ये आ जाएगा t² और यहां पर 2, और इन दोनों का एडिशन आ जाएगा सर √3 - 2/√3। इसमें से एक माइनस साइन भी कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा सर दैट इज 2 - √3/√3। ठीक है, हाँ ये अभी भी वही लिखा हुआ है। ठीक है, अब सर ठीक है, और ये वाला जो कांस्टेंट लिखा हुआ है ना ये क्या है, दिस इज √3 - 1/√3। और डिनोमिनेटर में सर हमारे पास में ये वाली चीज बन गई, देखना भाई ये, तो इसमें पूरा मैंने ये लिख दिया। ठीक है, एक स्टेप था बट वो स्टेप मैंने आपको करके दिखाया। दिस इज 2t² और माइनस के बाद में 2 - √3/√3। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है। ठीक है, अब जरा देखना इस कांस्टेंट और इस कांस्टेंट में कोई रिलेशन दिखाई दे रहा है आपको, तो आंसर इज सर यस। मैंने कहा कैसे, जरा इस चीज को ध्यान से देख, ये 2 - √3/√3 है। ठीक है, आराम से देखते रहना, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दे, तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा ये आ जाएगा 4 - 2√3/2√3, और इसको ध्यान से देखिए √3 - 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, और सर ये लिखा हुआ है 2√3। मैं कहा बहुत बढ़िया, है ना। अच्छा एक और चीज, ये √3 और ये √3 और ये √3 तो उड़ा दिया, ठीक है ना। हाँ, फिर 2 से कर दिया डिवाइड, तो ऊपर लिखा हुआ है √3 - 1, है ना। ऊपर लिखा हुआ है √3 - 1, यहां लिखा हुआ है dt, और इधर इस 2 को ले लिया कॉमन, तो 2 को कॉमन लिया तो 2 आ गया यहां पर आ जाएगा दिस इज t² - 2 - √3/2। अब देख भाई ये चीज ठीक लग रही है एकदम,
हाँ सर। अब मैं अगर थोड़ी देर के लिए इस क्वांटिटी को ऐसे ही अगर ए बोलूं या अल्फा बोल दूं, लेट से कि अल्फा किसको बोला मैंने, अल्फा इज √3 - 1/2, तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं लेट से, तो अल्फा तो ये आ जाएगा 2√3, ठीक है। मैंने अगर इसको अल्फा बोला तो कितने लोगों को ये दिखाई दे रहा है कि 2 - √3/2 ये अल्फा स्क्वायर है, बस इतना देखना है। इसको मैंने अगर अल्फा बोला तो बेसिकली अल्फा का स्क्वायर ही ये लिखा हुआ है। आराम से आप इसका स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा सर, 3 + 1 4 -2√3/2 का स्क्वायर दैट इज 4। ऊपर से 2 कॉमन लो और एक एक 2 उड़ा दो, तो ध्यान से देखिए ये ही तो यहां लिखा हुआ है, तो दिस इज अल्फा स्क्वायर। तो सर ये वाली क्वांटिटी बन जाएगी अल्फा स्क्वायर। तो हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, दिस इज अल्फा इंटीग्रेशन ऑफ dt/t² माइनस अल्फा स्क्वायर। सर अल्फा बाहर, इसका इंटीग्रेशन होता है 1/2 अल्फा ln ऑफ मॉड t माइनस अल्फा अपॉन t प्लस अल्फा, सही लिख रहा हूं क्या, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। अब इसको अंदर भेज दें तो सर ये आ जाएगा 1/2 ln t माइनस अल्फा अपॉन t प्लस अल्फा, और क्योंकि अल्फा अल्फा तो कैंसिल हो गया, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये जो हमारा जवाब आया है, ये जवाब सर ऑप्शन में थोड़ा दिख नहीं रहा, बिकॉज हमने तो sin x प्लस cos x को t बोला है। हमने किसको बोला है, sin x प्लस cos x को t बोला है, ठीक है। एक सेकेंड, sin x प्लस cos x को हमने क्या बोला है, t बोला है। तो अब ऑप्शन मैच करवाना है, मेन हमारा जो गेम है सर वो ये वाला बच गया। तो मैंने कहा यार ऑप्शन कैसे मैच करवाएं, तो शुरू हो गए भाई कि भैया हमारा आंसर ये आ रहा है ln ऑफ t कितना है, sin x प्लस cos x माइनस अल्फा कितना है बेटा, अल्फा सर √3 - 1/2 है, तो दिस इज √3 - 1/2, और ये t माइनस अल्फा हो गया, और इसी की ही कॉपी डिनोमिनेटर में t प्लस अल्फा हो जाएगी, और सर यही हमारा आंसर है ना। अब 10 वाला फंक्शन बना लो, सीधा cos x से डिवाइड करने से बात नहीं बनेगी, ठीक है, हाँ है ना। तो आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, आप इस पूरी टर्म को √2 से डिवाइड, यहां पर भी √2 से डिवाइड, यहां पर भी √2 से डिवाइड, और यहां पर भी √2 से डिवाइड। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मैंने √2 से डिवाइड किया, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा ये इतनी चीज जो होती है ना, ये इतनी चीज होती है बेटा साइन ऑफ x प्लस π/4, है ना। और 3 - 1/2 ये कहीं पर कुछ साइन की वैल्यू वगैरह आपने देखी है क्या, हाँ सर बिल्कुल देखी है। सर ये हो जाएगा साइन ऑफ मतलब √3/2 60 - 45, तो 15 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी सर, दैट इज π/12, है ना। और नीचे भी सर यही लिखा हुआ है, दैट इज साइन ऑफ x प्लस π/4 माइनस यहां पे प्लस साइन ऑफ π/12। बोलो भाई क्या ये बात समझ में आ रही है, अंदर अंदर के पार्ट को देखो। क्योंकि सर π/12 का मतलब हो गया 15 डिग्री, π/12 का मतलब हो गया सर 15 डिग्री, और 15 डिग्री का मतलब हो गया सर 60 - 45। अब इस पे जब आप साइन की वैल्यू निकालोगे तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो आंसर ये आने वाला है, ठीक है। अब कुछ नहीं सर, ऊपर साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला और वो सब लगा लीजिए, बस यहीं तक मेन पार्ट था। इसको आप बोल दो सर दिस इज साइन सी माइनस साइन डी, और यहां पर साइन सी प्लस साइन डी, तो tan का फंक्शन अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा, और वही एंगल्स आपको दिखाई देंगे जो यहां पर दिख रहे हैं। तो इसका एक्चुअल आंसर इज ऑप्शन ए,
एक छोटा सा स्टेप मैंने आपके लिए छोड़ा है, और वो स्टेप क्या है कि साइन सी माइनस साइन डी वाली चीज बनाइएगा, ठीक है? हाँ है ना? हाँ, पाई बाय 12 15 डिग्री होता है। बहुत बढ़िया, क्या ये बात क्लियर है? एक चीज ध्यान रखना कि जैसे आपने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ा है, तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब ये नहीं है कि जितने भी आपने टेक्निक्स या जितनी भी आपने फॉर्म्स सीखी हैं उनके बेसिस पे आप कोई भी फंक्शन को इंटीग्रेट कर दोगे। तो नॉट एवरी फंक्शन इज इंटीग्रेबल, ठीक है? नॉट एवरी फंक्शन इज इंटीग्रेबल, ये बात ध्यान रखना भाई। जैसे साइन ऑफ एक्स स्क्वायर ई एक्स ई की पावर एक्स अपॉन एक्स, कॉस ऑफ ई एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1, ये तो देखने में बड़ा आसान लगता है। मजेदार चीज सर 1 अपॉन एल एन एक्स, है ना? ये सब जो फंक्शंस हैं दीज आर नॉट इंटीग्रेबल विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री इंटीग्रेशन, जो आप जानते हैं, या फिर मतलब जो आप बोले तो आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो इंटीग्रेबल नहीं है। अब इनका एक्सपेंशंस लिखो, फिर ये अलग कहानी पर लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन, पता नहीं क्या क्या कौन कौन सी चीजें हैं हायर मैथमेटिक्स में, उसके बेसिस पे हम इसको फिर आगे सिंप्लीफाई कर सकें, तो वो एक अलग कहानी है। बट आपके पॉइंट ऑफ व्यू से दीज आर नॉट एलिमेंट्री इंटीग्रल्स, तो हम इनको इंटीग्रेट कर ही नहीं सकते। समझ गए कि नहीं समझे? इसलिए जो भी आप इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन ट्राई करें, वो ना ही, ऐसा नहीं है रैंडमली कुछ भी लिख दो कि लो भाई फंक्शन सवाल खुद ही बना रहे हैं, तो इसमें ना ही सवाल आपको खुद बनाना है और ना ही किसी को बनाकर लिख कर देना है कि भाई इसका इंटीग्रेशन बताना, ठीक है? हाँ है ना? क्या मेरी बात समझ में आती है? तो एवरी फंक्शन इज नॉट इंटीग्रेबल, दीज आर ऑल नॉन इंटीग्रेबल फंक्शंस हैं सर, नॉन इंटीग्रेबल फंक्शंस, ठीक है? बस इस चीज का ध्यान रखना। जो सवाल आपके मॉड्यूल में है, जो पीवाईक्यूज हैं, सिर्फ उन्हीं को ही सॉल्व करो, खुद सवाल बनाने की कोशिश यहां पर मत करो। क्लियर है? हाँ, ना ही किसी को सवाल लिख कर देना है, लिखकर मतलब अपने हाथ से बनाकर, और ना ही किसी से सवाल बना हुआ लेना है। चलिए जी, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। दैट इज नेक्स्ट चैप्टर, डेफिनेट इंटीग्रेशन। मजा आ जाएगा भाई, ठीक है? हाँ है ना? क्या है सर? डेफिनेट इंटीग्रेशन। हाँ, बहुत जोरदार है चैप्टर, मजा आने वाला है। तो सर डेफिनेट इंटीग्रेशन इज बेसिकली इंटीग्रेशन बिटवीन लिमिट्स, है ना? और इसमें प्लस प्रॉपर्टीज, ये दो पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं ये। इंटीग्रेशन तो होगा ही होगा इसमें, और साथ में इसमें प्रॉपर्टीज भी बहुत सारी हैं, प्रॉपर्टीज के बेसिस पे भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। नाउ अब मैं अगर आपको बोलूं तो यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, 100% क्वेश्चन आएगा। 1 क्वेश्चन फॉर श्योर इन मेंस, 1 क्वेश्चन फॉर श्योर इन एडवांस, एंड बोर्ड्स के लिए भी सर ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है? हाँ, समझ गए? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, इंट्रोडक्शन टू डेफिनेट इंटीग्रल। क्या मतलब है? अब तक आपने देखा था कि हम fx को अगर इंटीग्रेट कर रहे हैं तो जवाब gx आ रहा है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और इसको हम इनडेफिनेट क्यों बोलते हैं? बिकॉज कहां से लेकर कहां तक इंटीग्रेट कर रहे हैं ये हमें नहीं पता था। बट अगर सरल भाषा में समझा जाए तो व्हेन इंटीग्रेशन इज प्रेजेंट विद लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, ठीक है, तो इसको हम बोल देते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। कि अब हमें पता चल गया कि सर डेफिनेटली यहां से लेकर यहां तक हमें इंटीग्रेट करना है। समझ गए? इसको बोलते हैं बेटा लोअर लिमिट। इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज लोअर लिमिट, और इसको हम बोलते हैं अपर लिमिट। और सर ये क्या कर रहा होता है? ये बेसिकली जो आपको ए से लेकर बी तक वैल्यूज दे रखी हैं, ये किसकी वैल्यूज हैं? जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है उसकी आपको लिमिट दे रखी है। समझ गए कि नहीं समझे? कि ए से लेकर बी, ठीक है, इसका मतलब है कि यहां पर आप बोल सकते हो कि एक्स जो है वो ए से लेकर बी बिलोंग कर रहा है। ओपन भी चलेगा, क्लोज भी चलेगा। तो ये एक्स की वैल्यूज दी होती है, ए से लेकर बी एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन बताओ। करना क्या है? अगर उस चीज पे ध्यान दो तो कुछ नहीं। एफ एक्स का इंटीग्रेशन आप जानते हो जी एक्स है। अब एफ एक्स का इंटीग्रेशन ए से लेकर बी पूछा है, तो पहले आप एक काम करो, जी एक्स प्लस सी लिख लिया।
ए से लेकर बी, अपर लिमिट इसमें पुट करो तो ये कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा जी ऑफ बी प्लस सी, माइनस लोअर लिमिट आप इसमें पुट कर दो, दैट इज जी ऑफ ए प्लस सी। तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बेसिकली कैंसिल हो गया, इतना ही बचा। तो इसको हम डायरेक्टली ये बोल देते हैं कि जो इंटीग्रेशन आया उसमें अपर लिमिट पुट की, लोअर लिमिट पुट की, और फाइनली हमने आंसर बता दिया। ठीक है, क्या ये बात क्लियर है? अब सर ये जो डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस क्या बोलती है कि ये हमें किस चीज के बारे में जानकारी देता है? जैसे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, कि भाई इसका इंटीग्रेशन ये होगा, तो ये हमें क्या जानकारी दे रहा था कि इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये फंक्शन आएगा, मतलब ये है लिखा हुआ है स्लोप, और ये हमारे पास में कर्व्स आ गए, ये वो सारे कर्व्स आ गए जिन पर खींची गई टेंजेंट का स्लोप ये फंक्शन होगा। ठीक है ना? तो इसलिए फैमिली ऑफ कर्व्स आती है एक बहुत सारी। बट डेफिनेट इंटीग्रेशन किसको रिप्रेजेंट करता है सर? वो रिप्रेजेंट करता है एल्जेब्राइक सम ऑफ एरियाज को। एल्जेब्राइक सम ऑफ एरियाज का मतलब क्या है कि एक्स एक्सिस, मतलब मैं ये आपको लिखवा देता हूं, ध्यान से देखना। तो क्या किसको रिप्रेजेंट करता है सर? ए से लेकर बी एफ एक्स डी एक्स इज एल्जेब्राइक सम ऑफ एरियाज बाउंडेड बाय एफ एक्स, एक्स बराबर ए, एक्स बराबर बी एंड एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये एरिया को रिप्रेजेंट नहीं करता। एक तो यहां पर एल्जेब्राइक वर्ड यूज किया गया है, इस पे ध्यान देना, और दूसरा सम यूज किया गया है ना? मतलब सर आप क्या बोलना चाह रहे हो कि अगर कोई फंक्शन मान लेते हैं 1 से लेकर 2 ऐसा बन रहा है, जैसे मान लो आपको एक सिंपल सी चीज मैं बताऊं कि 0 से लेकर 2 पाई, और ग्राफ कौन सा ले लिया मैंने? साइन एक्स, देखते रहना, और यहां पर है पाई। तो पहले मुझे आप 0 से लेकर पाई की वैल्यू बताओ, 0 से लेकर पाई साइन एक्स डीएक्स, ये डेफिनेट इंटीग्रल क्या होगा? है ना, आराम सुनना। तो सर 0 से लेकर पाई साइन एक्स, हम तो इसको सिंपल तरीके से देख रहे हैं कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है सर माइनस कॉस एक्स। मैंने कहा बहुत बढ़िया, और लिमिट इसमें आपने कहां से कहां तक लगा दी? लिमिट लगा दी सर 0 से लेकर पाई। तो जब आप इसमें अपर लिमिट रखोगे पाई तो ये बन जाएगा माइनस कॉस पाई, और माइनस लोअर लिमिट रखोगे तो ये बन जाएगा सर माइनस कॉस 0। ठीक है जी, अब कॉस पाई खुद -1 होता है, माइनस माइनस ये +1, और इन दोनों का सर ये भी +1, और कॉस 0 होता है 1। तो ये वाली पूरी वैल्यू आपके पास में क्या आ गई? 2। तो 0 से लेकर पाई साइन एक्स डीएक्स, ये वाला पूरी चीज किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सर? ये आप बोल सकते हो एक एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो ये वाला। ठीक है, ये वाली वैल्यू हमारे पास में आ गई कितनी? दिस एरिया इज 2। तो क्या क्या बोला गया कि 0 से पाई कर्व x बराबर 0 ये वाली लाइन, x बराबर पाई ये वाली लाइन, कर्व और x एक्सिस, 4 लोगों के बीच में एरिया बन रहा है, वो एरिया आपको यहां से मिला, और उस एरिया की वैल्यू है जी 2। 4 लोग कौन कौन से? x बराबर 0, x बराबर पाई, 2 वर्टिकल लाइन होगी, फिर y बराबर एफ एक्स, ये कर्व हो गया, और एक x एक्सिस होगी। ठीक है, ठीक है भाई। तो सर सिमिलरली अगर मैं आपसे ये वाला इंटीग्रल पूछूं तो 0 से लेकर 2 पाई साइन एक्स डीएक्स, इसका आंसर क्या आना चाहिए? तो एक बच्चे ने तुरंत बोल दिया सर अगर ये एरिया 2 है तो ये एरिया भी 2 होगा, ये एरिया अगर 2 है तो ये एरिया भी क्या होगा? 2 होगा। तो 2 + 2 सर इसका आंसर 4 आना चाहिए, जबकि इसका आंसर 4 नहीं है बेटा, इसका आंसर 0 है। क्यों? क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन हमें क्या जवाब देता है? अब मैं 0 से लेकर 2 पाई पूछ रहा हूं। डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या करता है? हमें एक्स एक्सिस के ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव मानता है वो। जब आप लेफ्ट टू राइट इंटीग्रेशन करते हो तो एरिया अबव एक्स एक्सिस इज पॉजिटिव, और लेफ्ट टू राइट जब आप इंटीग्रेशन करते हो तो एरिया बिलो एक्स एक्सिस इज नेगेटिव। और अब आप ये मत सोचना कि सर एरिया नेगेटिव कैसे हो गया, ये एक साइन कन्वेंशन है कि आप जब इसको सॉल्व करोगे, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करोगे, पाई से लेकर 2 पाई साइन एक्स डीएक्स, ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा आपके पास में -2। तो वो बता तो न्यूमेरिकली तो वो हमें एरिया ही बता रहा है,
ये नेगेटिव साइन हमें क्या शो कर रहा है? दिस इज बिलो एक्स एक्सेस, कि भाई वो बिलो एक्स एक्सेस है। और 0 से लेकर 2 पाई हमारा आंसर क्या आएगा? कि वो एक्स एक्सेस के ऊपर वाले एरिया को पॉजिटिव, एक्स एक्सेस के नीचे वाले एरिया को नेगेटिव, और फाइनली इन दोनों को जोड़कर हमें जवाब दे रहा है। तो इन दोनों का एडिशन कितना आ गया सर? दैट इज 0। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक है। तो नेट एरिया, आपको अब एरिया वाला वर्ड यूज करना बंद कर दीजिए, बिकॉज एरिया अगर मैं आपसे पूछूं, मैं अगर आपसे स्पेसिफिकली पूछूं कि बताओ भाई साइन एक्स का कर्व 0 से लेकर 2 पाई और एक्स एक्सिस के साथ कितना एरिया बना रहा है, अगर मेरा सवाल ये है, और ये सवाल मैं पूछूंगा आपसे कब? जब हम पूरा एक चैप्टर पढ़ेंगे, दैट इज एरिया अंडर द कर्व, तब आप उस सवाल का जवाब दोगे, दैट इज 4। क्योंकि सर अब आप एरिया पूछ रहे हो, अभी मैं आपको सिर्फ ये समझा रहा हूं कि डेफिनेट इंटीग्रेशन हमें क्या जवाब देता है। वो हमें नेट साइन का यूज करते हुए एक्स एक्सिस के ऊपर वाले को पॉजिटिव, एक्स एक्सिस के नीचे वाले को नेगेटिव, और फिर हमें नेट आंसर जोड़ के बता देता है ना? ठीक है। हाँ, अब यहां आ जाइए। अब जैसे फॉर एग्जांपल कि ये कर्व है ए से लेकर बी तक, ध्यान से देखना, ये कर्व है ए से लेकर बी तक। मैंने यहां पर मेंशन कर रखा है कि ये इतना एरिया जो है दैट इज 3 स्क्वायर यूनिट्स, ये इतना एरिया जो है ये 6 स्क्वायर यूनिट्स, और ये इतना एरिया है दैट इज 15 स्क्वायर यूनिट्स। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इस इंटीग्रेशन का जवाब क्या आएगा भाई? ए से लेकर बी, ए से लेकर बी का मतलब है कि लेफ्ट से राइट जाना जरूरी है, मतलब ये लोअर लिमिट छोटी होनी चाहिए, अपर लिमिट बड़ी होनी चाहिए, दैट मींस इंटीग्रेशन लेफ्ट टू राइट हो रहा है। तो सर क्या करेगा वह, जब लेफ्ट टू राइट हो रहा होगा तो एरिया अबव एक्स एक्सिस, तो इसको वो +3 काउंट करेगा। एरिया बिलो एक्स एक्सिस, सर इसको वो -6 काउंट करेगा। और फिर एरिया अबव एक्स एक्सिस, इसको वो +15 काउंट करेगा, और इनको विद साइन हमें जोड़कर दे देगा, तो आंसर आ जाएगा सर हमारा +12। इस डेफिनेट इंटीग्रेशन का आंसर कितना आ गया? +12। क्या ये बात क्लियर है? डेफिनेट इंटीग्रेशन का आंसर बोल रहा हूं मैं। एरिया अगर पूछूं तो एरिया तो आप इन सबको जोड़ोगे, 3 और 6 9, 9 और 15 24, एरिया इज 24, बट वो हमें आंसर क्या दे रहा है सर? एल्जेब्राइक सम। ठीक है। अब वो बोल रहा है बी से लेकर C1। अब की बार जरा देखना, इंटीग्रेशन लेफ्ट टू राइट नहीं हो रहा, बी से C1 मतलब वो इस तरफ जा रहा है। तो इसको सबसे बढ़िया तरीका है कि आप लिमिट्स को इंटरचेंज कर लो। तो जब लिमिट्स को इंटरचेंज करते हैं तो एक नेगेटिव साइन आ जाता है बस। C1 से लेकर B fx dx। ठीक है। अब मुझे आप इसका आंसर बता दो कि C1 से लेकर B का आंसर क्या है। तो सर इसका आंसर C1 से लेकर B, तो x एक्सिस के नीचे बन रहा है एरिया 6 स्क्वायर यूनिट, तो वो नेगेटिव, और ये 15, तो सर इस पूरे का आंसर आ गया -9। दूसरे वाले का आंसर कितना आया? -9, क्योंकि सर ये B से लेकर C1 था, B यहां है, इससे C1 की तरफ जा रहे हो, तो ये इंटीग्रेशन लेफ्ट टू राइट नहीं हो रहा, ये राइट टू लेफ्ट हो रहा है। और अगर आप इसको डायरेक्टली देखना चाहते हो कि इंटीग्रेशन फ्रॉम B से लेकर C1, तो सर राइट टू लेफ्ट जा रहे हो, अगर आप राइट से लेफ्ट जा रहे हो तो एरिया अबव एक्स एक्सिस नेगेटिव होगा, एरिया बिलो एक्स एक्सिस पॉजिटिव हो जाएगा अगर आप राइट टू लेफ्ट जा रहे हो। तो -15 + 6, ये जवाब -9 आ गया। क्योंकि अब की बार आप देखो ना, राइट टू लेफ्ट, बी छोटा नहीं है, बी बड़ा है, C1 छोटा है, तो हम हमेशा लोअर लिमिट से अपर लिमिट की तरफ जाते हैं, मतलब B से C1 की तरफ जा रहे हैं, मतलब B यहां है, C1 इस तरफ है। समझ में आई ये वाली बात? वरना इस कंफ्यूजन को डिलीट करने के लिए इन दोनों का साइन चेंज कर दो पहले, मतलब इनकी पोजीशन चेंज कर दो, उसके लिए एक नेगेटिव साइन आएगा, और फिर इसको कैलकुलेट कर लो। सिंपल सी कहानी है। ठीक है, चलिए, आई होप दिस इज क्लियर। जल्दी से देखो, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है डेफिनेट इंटीग्रेशन में आगे बढ़ने के लिए, कि सबसे पहली चीज, आप डेफिनेट इंटीग्रेशन को कितने भी पॉइंट्स पे तोड़ सकते हो। ए से लेकर बी fx dx दे रखा है, तो ए से C1, C1 से C2, C2 से C3, C3 से B। ठीक है, हाँ है ना, मतलब ये कनेक्टिंग होनी चाहिए। कनेक्टिंग होनी चाहिए मतलब ए से C1 गए हो तो C1 से ही स्टार्ट करना है, C1 से C2 कहीं भी चले जाओ, फिर अगला इंटीग्रल C2 से ही स्टार्ट करना है, फिर C3,
कहीं भी चले जाओ, फिर अगला इंटीग्रल C3 से स्टार्ट करना है और लास्ट में अपर लिमिट जो है उसके B तक लेके आनी है। ऐसे सुनने में ऐसा लगता है बच्चों को कि ये C1 C2 C3 ये सब लोग A और B के बीच में होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो आप एक इंटीग्रल को कितनी भी जगह तोड़ सकते हो, ये तो मैंने 4 में तोड़ के दिखाया है, आप कितने भी पॉइंट्स पे तोड़ सकते हो मतलब। और जैसे मान लो एक एग्जांपल दूं, जैसे ये एक कर्व है, इसमें 2 से लेकर 3 मुझे एक ये वाला डेफिनेट इंटीग्रेशन दिया गया 2 से लेकर 3 fx dx। तो एक बच्चा तो सोचता है सर 2 और 3 के बीच में कितने भी पॉइंट्स पे तोड़ लो, तो 2 से लेकर 2.5 fx dx, फिर 2.5 से लेकर 2.7 fx dx। ये जो आप सोच रहे हो ये तो समझ में आ ही रहा है, चलो फिर लेट्स से सर 2.7 से लेकर 3 fx dx। तो ये बात तो आपको क्लियरली दिखाई दे रही होगी कि आपने क्या किया कि 2 से 3 एक साथ जाने की बजाय पहले 2 से 2.5 तक चले गए, आपने ये वाला अलजेब्रिक एरिया कैलकुलेट किया, फिर 2.5 से 2.7 तक चले गए और फिर 2.7 से लेकर 3 तक चले गए। तो इन तीनों का सम जो है वो 2 से लेकर 3 तक के एरिया के बराबर आ जाएगा। चलो ये बात समझ में आती है, बट सुनने वाली बात पता है क्या है कि आप इसको बाहर भी तोड़ सकते हो। बाहर तोड़ सकते हो मतलब दिस इज ऑल्सो कैन बी ब्रेकन एज 2 से लेकर 4 fx dx। बस यहां जो है वो यहां होना चाहिए 4 से लेकर 3 fx dx। मैंने क्या किया, कनेक्टिंग चेन सेम होनी चाहिए, जो इसकी अपर लिमिट है वो अगले की लोअर लिमिट होनी चाहिए। ऐसा भी तोड़ सकते हो सर, इसको कैसे विजुअलाइज करें, मैंने कहा सिंपल है, ऑब्वियसली सर 4 यहां कहीं होगा। आपको एरिया कैलकुलेट करना था ये वाला 2 से लेकर 3, ये वाला अलजेब्रिक एरिया आपको कैलकुलेट करना था। मान लेते हैं सर इसकी वैल्यू है A1 और मान लेते हैं सर इसकी वैल्यू क्या है A2। तो 2 से लेकर 3 fx dx वो पूछ तो A1 ही रहा है, आपने उस A1 को ऐसे तोड़ के लिख दिया। मैंने कहा देख इधर सही तो लिखा है कि जब मैं 2 से 4 जाऊंगा, 2 से 4 तो A1 भी x एक्सेस के ऊपर A2 भी x एक्सेस के ऊपर, मतलब ये क्या लिखा हुआ है A1 प्लस A2 लिखा हुआ है, और प्लस इसकी वैल्यू 4 से 3, 4 से 3 जा रहा हूं मतलब उल्टा जा रहा हूं, राइट टू लेफ्ट इंटीग्रेशन हो रहा है। तो राइट टू लेफ्ट में x एक्सेस के अगर ऊपर एरिया बन रहा है तो दैट इज नेगेटिव कंसीडर होगा। तो सर ये कैंसिल होकर ये A1 ही तो लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है सर A1 ही तो लिखा हुआ है ना, क्योंकि सर ये A2 और ये माइनस A2 कैंसिल होकर ये A1 बराबर A1। तो बेसिकली आप इनको बिटवीन द लिमिट्स भी तोड़ सकते हो और आउटसाइड ऑफ द लिमिट्स भी तोड़ सकते हो, बस ये वाले दोनों सेम होने चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। और कितने भी पॉइंट्स पे तोड़ो, 2 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 3 वो भी चलेगा, है ना। अब तक जो मैंने आपको चीज बताई वो तो थी ऑप्शनल कि आपकी इच्छा हो रहा है आपने ब्रेक कर दिया या सवाल की रिक्वायरमेंट हुई। कई बार क्या होगा आपको ऑप्शनल नहीं, जहां पर फंक्शन डिसकंटीन्यूअस हो रहा है या जहां पर फंक्शन नॉट डिफाइंड है या जहां पर फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है, तो उसके अबाउट तो आपको तोड़ना ही पड़ेगा। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि ये वाला डेफिनेट इंटीग्रेशन कैलकुलेट करके बताओ कि -1 से लेकर 3 मॉड ऑफ x dx। अब सर हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमें पता है कि ये जो मॉड वाला फंक्शन होता है ना, मॉड वाला फंक्शन होता है ये y बराबर x की तरह बिहेव करता है 0 के राइट में, और y बराबर -x की तरह बिहेव करता है 0 के लेफ्ट में। और आप खेल खेल रहे हो -1 से लेकर 3 तक का, तो -1 से 3 में एक डेफिनेशन है y बराबर -x और एक डेफिनेशन है y बराबर x। तो फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है, तो जहां पर फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है मुझे इसको तोड़ना ही पड़ेगा, अदरवाइज आंसर गलत आ जाएगा। तो मैं बोलूंगा कि भाई -1 से 0 मॉड ऑफ x dx और फिर 0 से लेकर 3 मॉड ऑफ x dx, ठीक है।
पहले ऐसे तोड़ूंगा, अब मैं इसको सॉल्व करूंगा कि भाई x की जो वैल्यू है वो -1 से 0 है, मतलब नेगेटिव है, तो ये मॉड कैसे ओपन होगा सर? ये एक माइनस साइन से ओपन हो जाएगा, और इसमें x की वैल्यू 0 से लेकर 3 है, तो कैसी वैल्यूज है सर? पॉजिटिव वैल्यूज है, तो 0 से लेकर 3 x dx। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे सर, ये आ जाएगा x² 2, लोअर लिमिट -1, अपर लिमिट 0, और बाहर एक माइनस साइन है, इसमें आ जाएगा सर x² 2, और ये 0 से लेकर 3। तो जब इसमें 0 डालोगे तो ये आएगा 0, माइनस ऑफ -1 डालोगे ये आएगा हाफ, इस पूरे के बाहर एक माइनस साइन है, इसमें 3 रखोगे तो ये आ जाएगा 9/2 -0। देख ले भाई ये क्या लिखा हुआ है सर? दिस इज 1/2 प्लस 9/2, सर ये पूरी वैल्यू लिखी हुई है +5। कितना आंसर आ रहा है? +5 आ रहा है। तो अब की बार मेरी कंपल्शन थी, क्योंकि ये फंक्शन जो है ये 0 पर अपनी डेफिनेशन बदल रहा है, इस वजह से मैं इसको तोड़ूंगा। ठीक है, और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है जो कि बहु प्रचलित है, वो ये वाला। जैसे मान लो मैं आपसे पूछूं कि 0 से लेकर 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx, इस इंटीग्रल की वैल्यू बताओ भाई। अब आपको पता होना चाहिए कि यहां से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो है वो तो अपनी डेफिनेशन बदलता है, 0 से लेकर 1 के बीच में कुछ और होता है, 1 से 2 में कुछ और होता है, 2 से 3 में कुछ और होता है। तो इसलिए हम 0 से लेकर 3 वाले पार्ट को कहां कहां पे ब्रेक करेंगे बेटा? अब की बार मुझे ब्रेक ही करना पड़ेगा। 0 से लेकर 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx, प्लस 1 से लेकर 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx, और प्लस 2 से लेकर 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx। ठीक है, हाँ है ना? अब मुझे एक बात बताओ, 0 से लेकर 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होती है सर? 0 से लेकर 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू होती है 0, है ना? फिर 1 से लेकर 2 में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू होती है 1, और 2 से लेकर 3 में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू होती है 2। तो दैट मीन सर ये क्वेश्चन क्या बचा कि 1 से लेकर 2 1 dx, ये वाला पार्ट, फिर 2 से लेकर 3 दिस इज 2 dx, है ना? ऑलवेज रिमेंबर, क्या मैं ये वाली बात लिख सकता हूं हमेशा के लिए? एक छोटा सा नोट देख लो भाई कि k dx अगर a से लेकर b ऐसा कुछ इंटीग्रेशन आ रहा है तो दिस इज k टाइम्स b माइनस a। क्या ये बात समझ में आती है? बहुत ही सिंपल सा इंटीग्रेशन है, जल्दी से सॉल्व करके देखो। सर k मतलब कांस्टेंट, तो कांस्टेंट k जो है वो इंटीग्रेशन से बाहर, dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा सर x, लोअर लिमिट a है, अपर लिमिट b है, तो k टाइम्स अपर लिमिट आएगी b माइनस लोअर लिमिट a। यही तो लिखा है आपने, हाँ है ना? जल्दी से बताओ। तो यही वही तो है, k dx 1 से लेकर 2, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी सर? दिस इज 1 इंटू 2 माइनस 1, फिर सर इस 2 को बाहर, दिस इज द कांस्टेंट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डायरेक्टली आपको तब लिखना है सिर्फ जब dx का इंटीग्रेशन हो रहा हो। ठीक है भाई, ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है सर 1, और ये भी लिखा हुआ है 1, तो फाइनल आंसर आ गया सर 3। क्लियर है? ठीक है भाई, तो हमने दो चीजें सीखी। एक चीज तो ये बोलती है कि आप डेफिनेट इंटीग्रेशन को अपने मन मुताबिक कहीं भी तोड़ सकते हो। दूसरा जो प्रॉपर्टी है या दूसरा जो नोट है वो ये बोलता है कि जहां पर उस फंक्शन की डेफिनेशन बदल रही हो जिसको आप इंटीग्रेट कर रहे हो, वहां पर आपको तोड़ना ही पड़ेगा। वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा? तोड़ना ही पड़ेगा। यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होता है, बी केयरफुल वाइल सब्सटीट्यूशन। पहली चीज जो आपकी सब्सटीट्यूशन है वो कॉन्टिन्यूअस होनी चाहिए, और सब्सटीट्यूशन करने के बाद में यहां पर आप लिमिट्स को चेंज करना ना भूलें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सब्सटीट्यूशन आपकी 1-1 होनी चाहिए। सब्सटीट्यूशन कैसी होनी चाहिए? 1-1। ठीक है, सब्सटीट्यूशन मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस इन द इंटरवल ऑफ द इंटीग्रेशन। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस होनी चाहिए जिसको आप पुट कर रहे हो उस इंटरवल में, और 1-1 होनी चाहिए, और आप लिमिट चेंज करना ना भूलें। मतलब जैसे कि मान लो ये एक सवाल है, कौन से वाला? 2x अपॉन 1 प्लस x² dx, और इंटीग्रेशन हो रहा है बेटा 1 से लेकर 3।
इंटीग्रेशन हो रहा है 1 से लेकर 3। अब आप पहले इस क्वेश्चन को कैसे करते थे कि सर इसको t बोला, ऊपर dt लिखा हुआ है, पहले हम आंसर t में निकालते थे, फिर t की जगह वापस से x वाला एक्सप्रेशन लेकर आते थे इनडेफिनिट में जब थे। डेफिनेट में ऐसा करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है और वो न्यूमेरिकल वैल्यू आप डायरेक्टली t के टर्म्स में भी निकाल सकते हो। ठीक है, हाँ है ना। ध्यान से देखना, मैंने क्या किया, यहां से यहां जाते वक्त 1 प्लस एक्स स्क्वायर को नो डाउट t बोला, तो 2x dx जो है वो dt बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर नेक्स्ट स्टेप में जो इंटीग्रल है वो क्या बन गया, 2x dx की जगह dt, और नीचे क्या लिखा हुआ है सर, दिस इज t। अब एक गलती कि आपने क्या किया, 1 से लेकर 3, इसको भी 1 से लेकर 3, गलत बात। 1 से लेकर 3 तो x की वैल्यू थी ना भाई, तुमने इंटीग्रेशन का वेरिएबल चेंज कर दिया। अब जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है वो अब x नहीं है, वो है t, तो यहां पर लिमिट t के रिस्पेक्ट में डालो ना, तो ये तो बिल्कुल गलत है, ये गलती मत करना। इसीलिए मैंने यहां पर लिखा है कि डू नॉट फॉरगेट टू चेंज द लिमिट अकॉर्डिंग टू द न्यू वेरिएबल, नए वेरिएबल के हिसाब से लिमिट चेंज करना ना भूलें, समझ गए। ऐसा नहीं है कि पुराने वाली लिमिट ही कॉपी कर दो, 1 से 3 ये भी 1 से 3, गलत हो जाएगा बिल्कुल। तो सर यहां कैसे करें, मैंने कहा इस रिलेशन का यूज कर भाई, खुद सोच के बता कि जब x की वैल्यू 1 है तो t कितना है, t 1 थोड़ी है, x की वैल्यू 1 पर से t 2 है, और जब x की वैल्यू 3 है, जब x की वैल्यू 3 है तो t कितना है सर, t आएगा 10। तो जब x की वैल्यू 1, मतलब लोअर लिमिट इसमें डाली, यहां से मैंने t निकाला तो ये आ रहा है 2, अपर लिमिट इसमें डाली, यहां से मैंने t निकाला वो आ रहा है 10, तो सर ये आएगा 2 से लेकर 10, बिल्कुल सही। तो ये काम करना ना भूलें, इसलिए मैंने अलग से करके दिखाया। इसका इंटीग्रेशन ln mod ऑफ t, सर लोअर लिमिट है 2, अपर लिमिट है 10, तो सर इसमें रख दोगे तो ये कितना आ जाएगा, दिस इज ln 10 माइनस ln 2, है ना, तो ये आ जाएगा सर ln 5, ये हमारा आंसर आ गया। तो यहां पर काम आप थोड़ा ध्यान से समझे कि फाइनली वो जो न्यूमेरिकल वैल्यू आपको निकालनी थी उस पे हमारा फोकस है, आंसर x के टर्म्स में लाना है ये हमारा फोकस नहीं है, समझ गए। ठीक है, फिर वैसे तो ये सब बातें थोड़ी सी ज्यादा कंफ्यूजिंग हो सकती है कि सब्स्टिट्यूशन जो है वो 1-1 होना चाहिए। अब सब्स्टिट्यूशन 1-1 क्यों होना चाहिए, मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल देखो इधर कि 0 से लेकर पाए sin x dx, अभी अभी आप सभी लोगों ने इसका जवाब बताया, दैट इज आंसर इज 2। ठीक है, आराम से हमने पूरा डिटेल में देखा कि 0 से लेकर पाए sin x dx का जो जवाब आता है सर ये पूरा आंसर आता है 2। मैंने कहा देखना जरा इसके बाद ऐसे ही थोड़े से पंगे लेते हैं विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, एक बच्चे ने ऐसे बोला सर मैं तो sin x को t पुट करूंगा, ऑल्दो कुछ ज्यादा खतरनाक चीज है नहीं है, बट फिर भी ऐसे ही बोल दिया sin x को t पुट करूंगा। मैंने कहा ठीक है भाई, अब पुट करेगा तो उसको मना भी नहीं कर सकते क्योंकि कोई रूल थोड़ी ब्रेक कर रहा है। तो उसने बोला sin x को t, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा सर cos x dx बराबर dt, तो dx कितना आ गया सर, दैट इज dt अपॉन cos x, बट हमें t का फंक्शन चाहिए, तो sin x अगर t है तो cos x क्या हो जाएगा सर, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। अब या तो प्लस का या माइनस का, डिपेंड कि cos x कैसा है। ठीक है, गेम यहां नहीं छिपी, गेम मेन इंपॉर्टेंट गेम यहां छिपी है, जरा देखना। तो जब वो ये सब्स्टिट्यूशन करेगा, sin x को उसने t बोल दिया, ठीक है, dx की जगह वो क्या रख रहा है सर, dx की जगह रख रहा है dt अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, यहां तक भी ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, तो प्लस माइनस दोनों लगा दिए। अब मेन इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है, मैंने कहा अब लिमिट चेंज कर अकॉर्डिंग टू न्यू वेरिएबल दैट इज योर t। तो जब x की वैल्यू 0 है, लोअर लिमिट हमने x की जगह पुट की, तो t की वैल्यू जो आएगी दैट इज 0, क्योंकि साइन 0 0 होता है। जब x की वैल्यू पाई है तब भी सर t की वैल्यू 0, और यह बात तो सबको समझ में आती होगी कि एनी डेफिनेट इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू a fx dx, दिस इज बेसिकली 0, है ना, a टू a fx dx इज बेसिकली 0।
तो अब ये क्या आएगा वो छोड़ो, जैसे ही उसको लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम दिखाई दी, वो डायरेक्टली बोल देगा इस चीज को यूज करते हुए, आंसर तो सर 0 आ गया। चाहे प्लस वाला साइन लो चाहे माइनस वाला लो, प्लस माइनस में इसका आंसर नहीं छिपा, ध्यान रखना। बट अभी अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था कि इसकी एक्चुअल वैल्यू तो 2 आती है। तो इस पूरे में गड़बड़ हो कहां रही है? तो ये जो आपने सब्सटीट्यूशन किया है ना, आप साइन एक्स को टी बोल रहे हो, तो साइन एक्स 0 से लेकर पाई में 1 1 नहीं है जी। 0 से लेकर पाई में साइन एक्स जो है वो 1 1 नहीं है। मतलब एक लाइन मैंने यहां पर लिखी है कि योर सब्सटीट्यूशन शुड बी 1 1। तो x की वैल्यू जा रही है 0 से पाई। आप सभी लोग 0 से पाई के बीच में साइन एक्स का ग्राफ जानते हैं कि x की वैल्यू जा रही है सर 0 से लेकर पाई। क्या ये साइन एक्स 1 1 है? तो आंसर इज सर नो, साइन एक्स जो है ये 1 1 नहीं है ना। तो ये सब्सटीट्यूशन गलत है, आप ये पुट ही नहीं कर सकते। 1 1 समझ में आता है ना? देखो मैनी वन फंक्शन है ये, एक्स एक्सिस के पैरेलल में कोई भी लाइन खींचोगे वो उसको दो जगह काटेगी। तो अगर आपको सब्सटीट्यूशन से जाना है तो आपको पहले इस इंटीग्रल को ब्रेक करना पड़ेगा दो पार्ट में, कि 0 से लेकर पाई बाई 2 और पाई बाई 2 से लेकर पाई। तो 0 से लेकर पाई बाई 2, पाई बाई 2 से लेकर पाई। तो 0 से लेकर पाई बाई 2 में से साइन एक्स 1 1 है, पाई बाई 2 से भी पाई में भी साइन एक्स 1 1 है। अब आप इनमें सब्स्टिट्यूट करो साइन एक्स को टी, अब आपका आंसर 2 आ जाएगा। तो इसलिए ये वाली चीज भी ध्यान रखना कि हम जिसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं कि वो 1 1 है कि नहीं है, ठीक है। अब जैसे मैंने यहां पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी पुट किया है, तो हां ये 1 से लेकर 3 में 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 1 होता है। कैसे? y बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का ग्राफ पता है? हाँ सर, क्वाड्रेटिक का ग्राफ ऐसा होता है, 1 प्लस की बात कर रहे हो तो एक यूनिट ऊपर चला जाएगा, और वो भी आप 1 से लेकर 3 में। तो 1 से लेकर 3 में अगर आप इस ग्राफ को देख रहे हो इतने पार्ट को, तो ये तो 1 1 होता है बिल्कुल। तो आपका ये वाला जो सब्स्टिट्यूशन है ये वैलिड है, तभी आपका आंसर सेम आया, मतलब सही आया। ये वाला सब्स्टिट्यूशन वैलिड नहीं है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। ठीक है भाई, अब ये बता दो फटाफट कि बाई पार्ट्स में लिमिट कैसे पुट करते हैं। बाई पार्ट्स हमें लगाना तो आता है, बट सर लिमिट कैसे पुट करेंगे? तो मैंने कहा देख आराम से, ठीक है। इसको सेकंड फंक्शन, इसको फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। अब दो तरीके हैं आपके पास, या तो पूरा बाई पार्ट सॉल्व कर लो, पूरा ही बाई पार्ट सॉल्व कर लो, और उसके बाद में अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कर दो, ठीक है। वरना आप क्या कर सकते हो कि जैसे ये वाला पार्ट इंटीग्रल से बाहर आ गया है ना, तो इस इतने पार्ट में लोअर लिमिट अपर लिमिट लगा दो 0 से लेकर 1, और ये पूरा पार्ट अभी इंटीग्रेशन के अंदर है तो इसमें भी लोअर लिमिट अपर लिमिट इंटीग्रेशन पे लगा दो। यहां पे दो छोटी छोटी जगह इंटीग्रेशन होता है बाई पार्ट्स के अंदर। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इसमें अल्फा से लेकर बीटा नहीं लिखना है आपको, इस पूरे को इंटीग्रेट करो, ये जो पूरी टर्म बनेगी उसमें लोअर लिमिट अपर लिमिट लगानी है, ठीक है। फिर यहां पर भी इस इंटीग्रेशन के आगे भी यहां पर एक बार इंटीग्रेशन होता है सेकंड फंक्शन का, यहां पर भी नहीं लगानी, बस यहां लगानी है ना। तो ये हो जाएगा सर दैट इज ई और माइनस 0, और ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन होता है सर ई की पावर एक्स 0 से लेकर 1, है ना, ठीक कर रहा हूं। तो सर दिस इज ई माइनस, ये कितना आ जाएगा बेटा, ई माइनस 1। तो ये पूरी वैल्यू आ गई जी 1, है ना। सही है। इस पूरे पार्ट में आप लिमिट डालोगे, अपर लिमिट लोअर लिमिट, और इसमें इंटीग्रेशन में रख दोगे, ठीक है भाई। और अगला जो पॉइंट है वो बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है कि कई बार ऐसा होगा कि आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट डायरेक्टली उस फंक्शन के अंदर पुट नहीं कर सकते, तो आपको लिमिट का सहारा लेना पड़ेगा, है ना। जैसे ये वाला जवाब सवाल है 0 से लेकर 1 ln x, तो i की वैल्यू 0 से लेकर 1 ln x dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, x ln x माइनस x, यही होता है क्या, है ना।
एक्स एल एन एक्स माइनस वन। ठीक है, अब सर ये तो इसका इंटीग्रेशन आ गया, अब इसमें लिमिट 0 से लेकर 1। अब आप ध्यान से देखोगे तो मैं अपर लिमिट तो 1 इसमें पुट कर पा रहा हूं डायरेक्टली, तो 1 ln 1 माइनस 1 माइनस, क्या मैं लोअर लिमिट डायरेक्टली इसमें 0 पुट कर सकता हूं? क्या मैं डायरेक्टली इसमें 0 पुट कर सकता हूं ये लोअर लिमिट? तो आंसर इज सर नो, क्योंकि 0 जो है वो फंक्शन की डोमेन में नहीं है, ln x की डोमेन में। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि सर 0 नहीं पुट कर सकते तो 0 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो आपको ये लिमिट लगानी पड़ेगी, दैट इज लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस, क्योंकि इंटीग्रेशन जो है वो 0 और 1 के बीच में हो रहा है, तो 0 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, और यहां पर एक लिमिट का सवाल बन जाएगा। ये वाली चीज तो पूरी की पूरी -1 आ रही है। ठीक है ना। अब एक बार बताओ, x ln x कहां जाता है जब आप x को 0 की ओर लेकर जाओगे? तो सर ये वाली पूरी क्वांटिटी 0 की ओर जाती है और ये वाली क्वांटिटी भी 0 की ओर जाती है, तो ये माइनस के बाद में 0 बनेगा और ये आ गया सर आंसर हमारा -1। अब मैंने x ln x वाली जो लिमिट है उसको 0 प्लस पे 0 बोला है। ठीक है, कुछ लोग बोलेंगे सर ये तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस x ln x, ये वाली चीज है। तो ये कहां जा रहा है सर? ये जा रहा है 0 प्लस की ओर, इस पर 0 प्लस पर वैल्यू ये कहां जाएगी? माइनस इंफिनिटी की ओर, तो 0 इंटू इंफिनिटी वाली फॉर्म बन रही है सर, है ना। तो इसको आप ln x अपॉन 1/x लिख सकते हो। अब सर ये इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी वाली फॉर्म बन गई। अब इस पे LH रूल लगाओगे तो ये आएगा 1/x अपॉन, इसका डिफरेंशिएशन आएगा सर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, दिस इज बेसिकली -x। अब अगर आप x को 0 की ओर लेके जाओगे तो ये लिमिट 0 की ही ओर जाएगी, तो इसलिए मैंने इसकी जगह 0 लिख दिया। ठीक है ना, आई होप यू गॉट माई पॉइंट। तो जब कोई लिमिट पुट ना की जा सके फिर लिमिट यूज कीजिए, मतलब कोई लोअर लिमिट या अपर लिमिट में से आप डायरेक्टली कोई वैल्यू पुट नहीं कर सकते, देन यूज लिमिट्स, है ना। क्या ये बात क्लियर है? तो पॉइंट नंबर 4 तक सर हमारा क्लियर हो गया, 5 तक सॉरी। पॉइंट नंबर 4 भी, छठा भी बहुत आसान है, इसका भी यूज करेंगे हम लोग। द इक्वेशन fx बराबर 0 हैज एटलीस्ट वन रूट इन a से b प्रोवाइडेड fx इज कॉन्टिन्यूअस इन a से b बट कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू। उसने हमें क्या बोला कि a से लेकर b तक आप किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हो fx dx, और उसका नेट एल्जेब्राइक एरिया जो है वो 0 आ जाता है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर a से लेकर b fx कंप्लीटली x एक्सिस के ऊपर लाई करता है, और फिर a से लेकर b अगर fx कंप्लीटली x एक्सिस के नीचे लाई करता है, ठीक है, ये y बराबर fx है, तो कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं अगर वो कंप्लीटली x एक्सिस के ऊपर लाई करता है तो a से लेकर b fx dx, सर ये कोई पॉजिटिव वैल्यू आएगी, क्योंकि कंप्लीटली x एक्सिस के ऊपर है तो आंसर पॉजिटिव आएगा। यहां आ जाइए, इस केस में अगर fx कंप्लीटली x एक्सिस के नीचे लाई करता है तो इस डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू कंप्लीटली नेगेटिव आएगी, है ना, क्योंकि x एक्सिस के नीचे है और लेफ्ट टू राइट आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, तो सर ये पूरा नेगेटिव आएगा। वो बोल रहा है कि भाई 0 आएगा एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का इंटीग्रेशन, है ना। तो इसका मतलब सर कंप्लीटली 0 तो तब आएगा जब a से लेकर b में वो कुछ ऐसा काम करे, ऐसा काम करे, समझ गए? मतलब कि कभी कभी नेगेटिव हो रहा है और कभी कभी पॉजिटिव हो रहा है, कि कुछ पार्ट नेगेटिव आ रहा है तो कुछ पार्ट पॉजिटिव आ रहा है, फिर कुछ नेगेटिव फिर कुछ पॉजिटिव। तो इस केस में आप बोल सकते हो कि अब आप बोल सकते हो कि हां सर 100% अब आंसर 0 आ जाएगा, कि ऊपर वाले का नेट एरिया मिलाकर और नीचे वाले का नेट एरिया मिलाकर इक्वल अमाउंट में है, तब जाकर आंसर 0 आएगा, है ना, है ना। तो अगर ये डेफिनेट इंटीग्रेशन 0 आ रहा है किसी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का,
तो क्या मैं बोल सकता हूं कि वो फंक्शन ए से लेकर बी के बीच में कम से कम एक बार तो एक्स एक्सिस को काटेगा, और जहां पर एक्स एक्सिस को वो काटता है वो उसके क्या होते हैं, रूट्स, है ना। तो ए से लेकर बी के बीच में एफ एक्स के कम से कम कितने रूट्स एग्जिस्ट करेंगे सर, कम से कम एक तो करेगा, है ना। ठीक है, तो बस यही बात लिखी हुई है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब मैं आपके सामने कुछ सवाल रख रहा हूं, उन सवालों में क्या करना है आपको, बेसिकली इनडेफिनेट इंटीग्रेशन परफॉर्म करो, लिमिट्स पुट करो, और एग्जैक्ट आंसर निकालने की कोशिश करो। ये प्रोसेस सुनने में जितनी आसान लगती है उतनी थोड़ी सी मुश्किल भी है, क्योंकि यहां पर आपको कांस्टेंट्स का ध्यान रखना होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इंटीग्रेशन में एक नेगेटिव साइन आ गया, तो इस वजह से आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी, समझ गए। तो कोई भी जल्दबाजी उसमें मत कीजिएगा, जो भी आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है उसमें पूरा उसको परफॉर्म कीजिए, उसका कैलकुलेशन, और फिर मुझे जवाब निकाल कर दिखाइए, ठीक है। क्योंकि ये आपको हो सकता है कि एक थोड़ा सा हेक्टिक टास्क लगे। जैसे इस वाले सवाल से स्टार्ट करते हैं, है ना। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो सर ये सवाल और कुछ नहीं, पहले वो इसका इंटीग्रेशन पूछ रहा है, फिर लिमिट डलवाइए बस, और हमें कांस्टेंट्स डालने के बाद में हमें आंसर मैच करना है एग्जैक्ट, है ना। जल्दी से कन्वर्स ट्रू क्यों नहीं है, कन्वर्स ट्रू इसलिए नहीं है, उसने बोला कि अगर एरिया 0 है तो पक्का ग्राफ कम से कम एक बार कट करेगा, बट ग्राफ कम से कम एक बार कट कर रहा है ए से बी। मान लो ये वाला एरिया 2 है और ये वाला एरिया 5 है, तो क्या ए से लेकर बी तक एफ एक्स डी एक्स का एरिया ऊपर 2 नीचे 5, तो 2 माइनस 5 माइनस 3, तो ये एरिया कहां 0 आया। अगर एरिया 0 है तो कम से कम एक बार कट करेगा, बट कम से कम एक बार कट कर रहा है, दैट डजंट मीन कि एरिया 0 ही होगा, समझ में आया। मैंने आपको बेसिक सा सवाल सबसे पहले इंट्रोडक्टरी लेवल पे ही बताया था। ये जो हमने ग्राफ बनाया था, इसमें ए से लेकर बी तक ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कम से कम एक बार कट कर रहा है, बट क्या इसका एरिया नेट 0 आ रहा है भाई, एल्जेब्राइक सम ऑफ द एरिया क्या 0 आ रहा है, नहीं, इसीलिए कन्वर्स ट्रू नहीं है। बट हां, अगर एरिया की वैल्यू 0 आएगी, इस पूरे की वैल्यू, डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू अगर 0 आएगी, तो 100% वो कम से कम एक बार कट करेगा। तो कन्वर्स का आप थोड़ा सा लैंग्वेज समझने की कोशिश करो। चलिए, अब जिन बच्चों ने डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ रखा है तो प्लीज मुझे बताओ कि इस सवाल को कैसे प्रोसीड करते हैं। लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट, तो सर हमें और तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, हम इस पे जबरदस्ती बाय पार्ट्स लगा लेते हैं, है ना। हिंट हिंट, हाँ हिंट ही दे रहा हूं, बाय पार्ट्स लगा लेते हैं, और क्या। वैसे पता होना चाहिए यार, ये फंक्शन तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर लेक्चर्स देखे हैं तो। चलो नहीं देखे तो इधर देखो, बाय पार्ट्स, ठीक है। अभी तो मैं सिर्फ इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूं, समझ में आया? किस रूट पे चल रहे हैं, परफॉर्म इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, पुट लिमिट्स, ऑब्टेन एग्जैक्ट आंसर, बस इतना सा कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक मैंने कुछ भी प्रॉपर्टीज वगैरह नहीं बताई है, ठीक है सर। तो क्या किया, ठीक है सर। अच्छा, जब आप बाई पार्ट्स लगाते हो तो फर्स्ट फंक्शन कौन सा होता है सर, ये वाला, क्योंकि इसी को ही सेकंड फंक्शन बोलोगे, क्योंकि इसको सेकंड फंक्शन बोल दोगे, अगर मान लो इसको फर्स्ट फंक्शन बोल दोगे तो वापस यहीं पहुंच जाओगे। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज ln ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, 1 का इंटीग्रेशन इज एक्स, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन। अब पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन आराम से कर लो, ठीक है। तो ln ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव, मतलब मैं आपसे इसका डिफरेंशिएशन पूछ रहा हूं, तो इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो लॉग ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव 1 अपॉन सेम समथिंग,
मल्टीप्लाइड बाय एक्स का डेरिवेटिव 1, रूट ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव 1/2 रूट ऑफ समथिंग, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव 2x, 2 से 2 कैंसिल, ये एलसीएम लो तो ये वाली चीज आ जाएगी सर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन ये होता है, तो ये और ये पार्ट कैंसिल, सिर्फ इतना ही पार्ट बचेगा, है ना। तो सर ये वाली चीज आ गई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, और ये लो जी, आराम से देख लो कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन 1/√x² + 1 फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव है, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। अच्छा, बाई पार्ट्स में लिमिट लगानी कैसे सिखाई थी सर? बाई पार्ट्स में आपने हमें लिमिट लगानी ऐसी सिखाई थी कि जो पार्ट इंटीग्रेट हो गया उसको डायरेक्टली लिमिट रख दो, अभी इसमें इंटीग्रेशन होना बाकी है, तो ये लो सर, ये लो सर आई। अब इस पार्ट को सॉल्व कर ले, -1 से लेकर 2 x अपॉन अंडर रूट ऑफ x² + 1। अब बताओ भाई इसको कैसे सॉल्व करोगे? साफ साफ दिखाई दे रहा है यार, वो x² + 1 किसका इंटीग्रेशन है और वो सब, मतलब नीचे वाले x² का डिफरेंशिएशन होता है 2x, तो x dx ऊपर बैठा है, फिर से सब्स्टिट्यूशन करना है ना। तो किसको टी बोलोगे ये बताओ? हाँ सब्स्टिट्यूशन, बहुत बढ़िया। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या करूं वही तो पूछ रहा हूं सर। x² + 1 को आप t² पुट कर दीजिए, है ना। x² + 1 को आप t² पुट कर दो, ठीक है। तो सर यहां से x dx क्या आ जाएगा? t dt आ जाएगा जी, ठीक है भाई। आराम से देख लेना, कुछ गड़बड़ ना हो जाए बस। तो x dx की जगह सर दैट इज t dt, और इसको आपने t² पुट कर दिया, ठीक है भाई। क्या ये सब्स्टिट्यूशन करना सही है? क्या ये सब्स्टिट्यूशन करना सही है? जल्दी से बताओ। क्या जिसको आपने सब्स्टिट्यूट किया है दैट इज x² + 1, क्या ये -1 से लेकर 2 तक 1 होती है? सर ये तो गड़बड़ हो जाएगी। x² इज नॉट, मतलब ये मैनी 1 होती है जी। ये जो फंक्शन है x² + 1, दिस फंक्शन इज लाइक दिस, तो -1 से लेकर 2 तक सर ये तो मैनी 1 होती है, तो मैंने कहा मैनी 1 होती है तो गड़बड़ है फिर भाई। तो फिर क्या करेंगे सर? तो इसको ब्रेक कर लो, जितने पार्ट में 1 हो, है ना, जितने पार्ट में 1 हो। हम ये बोल सकते हैं कि एक बार सब्स्टिट्यूशन बाद में करेंगे, यहां होल्ड किया, इसी को ही हमने ब्रेक कर लिया, एक में ये और एक में ये, ठीक है ना। हाँ, देखते रहना। ब्रेक कैसे किया सर? ऐसे -1 से लेकर 0 में ये 1 होता है, और फिर 0 से लेकर 2 में ये 1 होता है, ठीक है। अब ठीक लग रहा है सर? तो ठीक है सर, ठीक है, देखते रहना आराम आराम से।
तो सब्स्टिट्यूशन ठीक है। अब एक बार बताओ यहां पे लिमिट क्या डलेगी? तो -1 से 0 जा रहे हो, तो जब आप इसमें -1 रखोगे तो ये आ जाएगा 2, और जब आप इसमें 0 रखोगे तो ये आ जाएगा 1, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, क्योंकि अगले पार्ट में भी सेम ही सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, लिमिट्स मैंने ब्रेक कर ली। फिर जब मैं 0 रखूंगा, यहां पर 0 रखूंगा तो ये आ जाएगा सर 1, और जब मैं ये लिमिट इसमें 2 रखूंगा तो ये कितना आ जाएगा? तो 2 से लेकर ये आ जाएगा सर 5, है ना? हाँ, बोलो, सही है? है ना? हाँ, तो सर ये 2 से 1 और ये 1 से 5, तो ये ऐसा नहीं लग रहा ये वापस 2 से 5 ही बन गया, क्योंकि इन दोनों को क्लब करके तो मैं 2 से 5 लिख ही सकता हूं। हाँ, एक गड़बड़ कर रहा हूं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सही बोल रहे हो आप। गड़बड़ ये है कि जब आप x की वैल्यू -1 पुट कर रहे हो तो इसका यहां पर आएगा √2। हाँ, फिर जब आप x की वैल्यू 0 पुट कर रहे हो तो t² आएगा सर 1, बिल्कुल सही, है ना? फिर जब आप x की वैल्यू 0 पुट कर रहे हो तो ये 1, और यहां पर जब आप 2 पुट कर रहे हो तो ये 5, t² की वैल्यू 5 आएगी, t की वैल्यू आ जाएगी सर √5। अब ठीक है। हाँ, रूट होगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो क्या मैं अब इन दोनों को कंबाइन करके डायरेक्टली ऐसा बोल दूं कि √2 से लेकर √5, बेसिकली दिस इज टी डी टी अपॉन, ये क्या लिखा हुआ है सर? √t² इज ऑब्वियसली मॉड टी, बट मॉड लगाने की जरूरत है नहीं, तो ये √5 माइनस √2 आ गया, है ना? बोलो, वापस कंबाइन तो कर सकता हूं ना, ए से बी और बी से सी, तो डायरेक्टली इसको ए से सी लिख दूं। अब ध्यान से देखोगे तो ये डायरेक्टली अगर मैं इसको नहीं ब्रेक करता तब भी तो यही आंसर आता कि -1 रख रहा हूं तो भी सर यहां पर आता √2, 2 रख रहा हूं तो यहां पे आता √5, डायरेक्टली ठीक ही तो था। ठीक है, तो ऐसा आप बोल सकते हो कि बाय कोइंसिडेंस ऐसा हो गया कि अब की बार लिमिट पुट करते वक्त आपको कोई परेशानी आई नहीं, ठीक है। वरना अगर आपको सब्स्टिट्यूशन करना है तो वो 1 1 होना चाहिए, उसके लिए लिमिट ब्रेक करनी जरूरी है। तो √2 से 1 जाएगा सर, फिर 1 से √5 जाएगा, ठीक है। हर जगह सही नहीं होगा, बिल्कुल सही बोले। अच्छा, इसमें एक तरीका और लगा सकते हैं कि हमने क्या किया, फटाफट इसको इंटीग्रेट कर लिया, है ना, और फिर हमारा आंसर टी में छोड़ने की बजाय हम वापस से किस में ले चले, एक्स में ले चले, और लिमिट ना चेंज करें, वो भी ठीक है। ठीक है ना? तो सर इस पूरे की वैल्यू आपके पास में ये वाली चीज आ गई, √5 माइनस √2। इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई सर? √5 माइनस √2। सॉरी, इसके आगे लगा हुआ है एक माइनस साइन। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं यार। तो जब आप इसमें 2 पुट करोगे तो ये पूरा क्या बन जाएगा जरा देखना, x की जगह 2, ln के अंदर ये कितना आ जाएगा 5, 2 प्लस √5, है ना? हाँ, और माइनस जब आप इस पूरे में -1 पुट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, x की जगह -1, ln के अंदर यहां पे √2
और x की जगह -1। ये लो सर, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये लिखा हुआ है ln ऑफ 2 प्लस √5 बाहर 2 प्लस ln ऑफ √2 -1, है ना। इसका स्क्वायर मतलब पावर 2 यहां से उठाकर आगे इधर ले चलो, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, तो ये स्क्वायर हो जाएगा सर, दैट इज 4 और 5 9 प्लस 4 √5 और प्लस कहीं पर भी आप देखोगे √2 -1 वाली चीज है नहीं, तो ln के अंदर √2 -1 को आप अंडर रूट ऑफ √2 + 1 लिख सकते हो, 1/√2 + 1, और इसको पावर में लेकर गए तो दिस इज एज सेम एज ln ऑफ 9 + 4 √5 माइनस ln ऑफ √2 + 1 log m माइनस log n की वैल्यू। तो इसका आंसर डायरेक्टली क्या आ रहा है, 9 + 4 √5 माइनस ln ऑफ √2 + 1। ठीक है भाई, पूरा एकदम स्टेप करके दिखाए हैं, ये लो। अब सर ये log m माइनस log n वाली प्रॉपर्टी के हिसाब से ये कितना हो जाएगा, प्लस साइन के बाद में ये ऊपर और ये नीचे, ठीक है, तो ये वाला पार्ट तो सर डिलीट ही कर दो, और माइनस को अंदर भेजोगे तो √2 - √5 आ रहा है, या नहीं √2 - √5, हाँ तो सर ये आ जाएगा √2 - √5, ऑप्शन बी इज करेक्ट, तो ये इनकरेक्ट हो गया भाई। तो आपको यहां पर ये समझ में आना चाहिए कि इंटीग्रेट करने के बाद में कांस्टेंट्स को बनाना और एग्जैक्ट आंसर मैच करवाना, ये भी अपने आप में एक डिफिकल्ट टास्क है ना। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, कोई परेशानी आपको होगी नहीं। एक ये वाला सवाल देख लीजिए फटाफट, ए से लेकर बी fx dx, ये जी एडवांस 2 मार्क्स का क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि मल्टीपल करेक्ट जो सवाल होता है, उस मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन में ये वाला जो सवाल है, मतलब मल्टीपल करेक्ट मैच दी कॉलम में, वो मैच दी कॉलम था शायद टोटल 8 मार्क्स का, उसका हर एक पार्ट 2 मार्क का था, तो इसलिए मैंने ये 2 मार्क का सवाल लिखा है, ठीक है। हाँ यहां पर एक डाउट बिल्कुल बढ़िया है कि सर आपने यहां पर टी की जो लिमिट है वो प्लस ही क्यों ली, x² + 1 को आप t² बोल रहे हो, अगर आप x की वैल्यू 1 डालोगे तो -1 का स्क्वायर + 1 बराबर t², तो t² बराबर आ रहा है 2, तो t की वैल्यू ±√2 होगी ना, है ना, ये भी तो होगा, क्योंकि अगर आप x की वैल्यू -1 पुट करोगे इसमें तो ये बनेगा 2, और t² बराबर 2 है, तो सर ये वाली चीज, तो हाँ सवाल क्या है, सवाल ये है कि सर आपने +√2 वाली ही क्यों ली, -√2 वाली क्यों नहीं ली, है ना। है ना, अब ऑलवेज पॉजिटिव लेते ये कोई लॉजिक नहीं हुआ, थोड़ा सा और ध्यान से सोचो। ठीक है, मान लेते इस पार्ट पे फोकस करते हैं, अगर मान लो मैं टी नेगेटिव ले रहा हूं, ठीक है, -√2 से लेकर 1 गया मैं, तो यहां पर भी -1 लूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये आएगा 1, तो t की वैल्यू +-1, है ना, तो -√2 से -1 dt/t अंडर रूट ऑफ t²,
फिर अगले वाले में सर यहां पर -1 से -√5 टी डी टी अपॉन टी स्क्वायर ऐसा चलता, और ये रूट के अंदर। फिर मैं इसको क्लब करता कि -√2 से लेकर -√5, और सर ये वाला हो जाता डी टी टी अपॉन मॉड टी। अब की बार इसको कैंसिल करोगे तो एक माइनस साइन आएगा, क्यों? क्योंकि -√5 से लेकर -√2 से लेकर -√5, ये जो टी भाई साहब है ये नेगेटिव है। ठीक है, हाँ ना, नेगेटिव है। तो जब ये नेगेटिव है तो एक माइनस साइन आएगा इसको कैंसिल करने के बाद में, क्योंकि ये माइनस टी ओपन होगा। ठीक है सर, तो ये माइनस साइन इधर आ गया, इसको अपर लिमिट माइनस ऑफ लोअर लिमिट। अब इस माइनस साइन को अंदर भेजोगे तो ये √5 माइनस √2 ही आ रहा है। मॉड जो है उस चीज को कंपनसेट कर देगा। फिर अब ये मत सोचना कि सर एक नेगेटिव ले लें और एक पॉजिटिव ले लें, तो फिर आपको सब्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ा केयरफुल होना पड़ेगा। और इसका बढ़िया बेहतरीन उपाय फिर ये है कि बेसिकली आप x² + 1 को t बोल रहे हो, इससे सोच लो, ये ज्यादा बढ़िया है। ठीक है ना, यहां से भी देख सकते हैं आप। हाँ, x² + 1 को t ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है। तो यहां पे आपका वो वाली चीज जो है वो कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगी, प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे। अब आप -1 पुट करोगे तो ये 2 ही आएगा, 2 पुट करोगे 5 आएगा, 0 पुट करोगे ये 1 ही आएगा। ठीक है, यू विल गेट द सेम आंसर। ठीक है, इस सवाल पे चले। डायरेक्ट मॉड नहीं रिमूव होता है भाई, मॉड जो है वो x की वैल्यूज को देखकर रिमूव होता है। ठीक है, हाँ इसमें और भी बहुत सारे तरीके हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन कर लो, बट वो 1 1 होना चाहिए। ठीक है, अब वो सब चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। हाँ, अब यहां हो, जैसे अब उसने ये बोला कि ये जवाब ये आ रहा है, तो एक काम करते हैं, इसको अंदर भेजते हैं, क्योंकि fx dx a से लेकर b ये तो हमें नहीं पता क्योंकि fx अननोन है, बट सर जब ये इंटीग्रेशन साइन इस पे जाएगा तो 3 इधर, a से लेकर b x dx आ गया, और ये वैल्यू दे रखी है a² माइनस b²। ठीक है, तो मैंने कहा इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा सर, इसका इंटीग्रेशन आएगा x² अपॉन 2 लोअर लिमिट a अपर लिमिट b, और बाहर -3 है तो ये कितना आ जाएगा -3/2 b² माइनस a², और इस तरफ हमारे पास में a से लेकर b fx dx बचा, और ये बच रहा है सर a² माइनस b²। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि a से लेकर b fx dx की वैल्यू क्या आई, तो सर -3b² अपॉन 2 है, इधर आएगा तो +3b² अपॉन 2 हो जाएगा, ये नेगेटिव का है, और यहां पे +3a² अपॉन 2 है तो -3a² अपॉन 2 हो जाएगा, यहां पर +a² है और यहां -b² है, इन दोनों का एडिशन आ जाएगा सर, दैट इज b² अपॉन 2, और इन दोनों का एडिशन आ जाएगा सर -a² अपॉन 2। ठीक है, यहां पहुंच गए हम। अब इस पूरी कहानी को देखकर बताओ कि fx ऐसा कौन सा फंक्शन हो सकता है, ठीक है, ऐसा कौन सा फंक्शन हो सकता है, ऐसा कौन सा फंक्शन हो सकता है जिसको इंटीग्रेट करें अपर लिमिट डालने पर ये b² अपॉन 2 माइनस a² अपॉन 2। तो सर हमें साफ साफ दिखाई दिया कि fx बराबर x होना चाहिए, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन आएगा x² अपॉन 2, अपर लिमिट डालोगे तो b² अपॉन 2 आ जाएगा, माइनस लोअर लिमिट डालोगे तो a² अपॉन 2 आ जाएगा, तो fx बराबर क्या है, x। तो f ऑफ π/6 की वैल्यू उसने पूछी थी,
तो एफ एक्स बराबर एक्स है, तो एफ ऑफ पाई बाय 6 किसके बराबर होगा सर? पाई बाय 6 के बराबर। तो ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है। अब ये मैच दी कॉलम में है कि ट्रू फॉल्स में है वो देख लेना। मेरे ख्याल से मैच दी कॉलम में था, तो आपको एफ ऑफ पाई बाय 6 की वैल्यू मैच करवानी थी। यहां पे भाई ने पहले ही आंसर ही लिख दिया है, इसको हटा लो, ठीक है। तो व्हाट इज एफ ऑफ पाई बाय 6 ये पूछा था उसने, तो एफ ऑफ पाई बाय 6 विल बी पाई बाय 6, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले एक सिंपल सी चीज पे जवाब दीजिएगा प्लीज, कि इंटीग्रेशन अगर 0 से लेकर 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है, इसको कहां कहां तोड़ोगे? और अगला सवाल 0 से लेकर 3 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो इसको कहां कहां तोड़ोगे? दोनों सवालों में हल्का सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस आपके दिमाग तक एकदम क्लियरली पहुंचे, इसीलिए मैंने ये दोनों सवाल आपके सामने लिख दिए। ये दोनों ही फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो एक जनरल थॉट जो है वो बच्चों के दिमाग में ये आता है कि सर ग्रेटेस्ट इंटीजर आ गया तो इंटीजर्स पे तोड़ दो, है ना। इंटीजर्स पे तोड़ दो मतलब कि इसको हम लिख देंगे सर 0 से 1 प्लस 1 से 2 और फिर 2 से 3। तो ये वाला पार्ट आपका पहले वाले में तो ट्रू है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर आपका काम चल जाएगा, ठीक है। बट अगर आप ये सेम आंसर देने की फिराक में हो फॉर द सेकंड पार्ट, तो ये आपका ऑब्वियसली रॉन्ग ये सही है ना। तो पहले वाले में सबको समझ में आया कि 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर किस पे लगा हुआ था? एक्स पे। दूसरे वाले में ये नहीं चलेगा भाई। तो बेसिकली कहां ब्रेक करते हैं, ये एक डाउट रह गया सर हमारे दिमाग में। कहां ब्रेक करें? तो जहां एक्स इंटीजर हो वहां नहीं, जहां एक्स इंटीजर हो वहां नहीं, ठीक है। जहां जहां ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर लिखा हुआ फंक्शन इंटीजर बने। ये इसका एक्चुअल जवाब है। ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो फंक्शन लिखा हुआ है ना, ये पूरा इंटीजर कब बनेगा? तो इस सेकंड वाले के लिए, अच्छा यहां पर तो आपको साफ साफ दिखा, अंदर कौन था? एक्स। एक्स कब कब इंटीजर होगा? 0 से लेकर 3 के बीच में, 0 से 1 पर एक बार, और 1 पर और 2 पर, तो 1 और 2 पे तोड़ दिया। बट यहां पर इसमें आपको सवाल सोचना है कि एक्स स्क्वायर कब कब इंटीजर है, एक्स स्क्वायर कब एक इंटीजर के बराबर होगा? एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू इंटीजर नहीं डालनी है, एक्स स्क्वायर इंटीजर कब कब होगा? ठीक है, हाँ है ना। तो पहले मुझे एक बात बताओ, एक्स स्क्वायर है कहां से कहां तक? भाई साहब एक्स की वैल्यू 0 से 3 दे रखी है, कैसे पता चलता है सर? जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हो वो उसकी लिमिट दी होती है 0 से 3। तो एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक होगा सर? 0 से 9। अब एक्स स्क्वायर कौन कौन से इंटीजर के बराबर हो सकता है? 0 पर, 1 पर, 2 पर, 3 पर, मतलब एक्स स्क्वायर इन इन इंटीजर्स के बराबर हो सकता है ना। तो इसके करस्पॉन्डिंग एक्स कौन से हैं सर? करस्पॉन्डिंग एक्स ध्यान से देखना, 0, 1, √2, √3, √4 इज 2, √5, √6, √7, √8 और √9 इज बेसिकली 3। ये इतनी जगह ब्रेक होगा भाई। तो सवाल अपने आप से सही पूछें।
तुम बोल रहे हो कि जहां जहां पर एक्स इंटीजर होगा, नहीं, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कौन लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर किस किस एक्स की वैल्यू पर इंटीजर बनेगा, तो पहले हमने देख लिया कि एक्स स्क्वायर किस किस इंटीजर के बराबर हो सकता है। तो एक्स का इंटरवल गिवन है 0 से 3, तो एक्स स्क्वायर 0 से 9, एक्स स्क्वायर इन इंटीजर्स के बराबर हो सकता है। तो अब एक्स जो है वो किस किस वैल्यू के बराबर हो सकते हैं, इस वैल्यू के बराबर। तो मतलब सर ये जो सेकंड वाला पार्ट है, ये फंक्शन आपका टूटेगा जी ऐसे, देखते रहना। मतलब इस पार्ट को मैंने कर लिया कॉपी। अब इसको तोड़ना शुरू किया। सो सबसे पहले फिर 0, 0 से 1, यहां पर एक्स स्क्वायर है सभी में, ठीक है। फिर 0 से 1, फिर 1 से लेकर √2, फिर √2 से लेकर √3, √3 से लेकर √4, √4 इज बेसिकली 2, फिर 2 से लेकर √5, फिर √5 से लेकर √6, फिर √6 से लेकर √7, फिर √7 से लेकर √8, और फाइनली आप बोल सकते हो सर √8 से लेकर √9, जिसको आप 3 बोलते हो, ये इतनी जगह ब्रेक होगा सर। तो ये जो इसका सेकंड वाला आंसर लिखा हुआ ना वो सही है। नेगेटिव क्यों होगा भाई, x 0 से 3 जा रहा है ना, 0 से 3 के बीच में सिर्फ यही पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, नेगेटिव क्यों आएगा। अब एक बच्चा बोल रहा है इसको 0 से लेकर 3x² ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x²। इसमें अगर हम सब्सटीट्यूशन कर दें कि हमने क्या किया, x² को t बोल दिया, ठीक है भाई। चलो x² को t बोला तो क्या क्या परिवर्तन जिंदगी में आए पहले तो वो बताओ। सर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर तो t बन गया, मैंने कहा बहुत बढ़िया। x की वैल्यू 0 है तो 0, x की वैल्यू 3 है तो 9, बहुत बढ़िया। यहां तक तो कहानी ठीक लग रही है सर। और ये 1-1 सब्सटीट्यूशन भी है क्योंकि x² 0 से 3 जा रहे हो आप। अब जरा देखना x dx बराबर ये कितना आ जाएगा सर, dt/2। तो मैंने कहा dx कितना आ गया सर, वो dt/2x आ गया, क्योंकि यहां पर सिर्फ dx ही है ना। तो dt/2, अब x की जगह क्या रखोगे, तो x की जगह ऑब्वियसली सर √t रखना पड़ेगा। प्लस माइनस नहीं रखेंगे बिकॉज x ऑलरेडी पॉजिटिव दे रखा है, तो हमें पॉजिटिव ही वैल्यू रखनी है। तो ये आपकी समस्याएं आपने खुद नहीं बढ़ा ली, ऐसा नहीं लग रहा। ऐसे भी कर सकते हैं। अब आपको बस इतना सहूलियत होगी कि हाँ भाई साहब ये वाला जो पार्ट है ना, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर अब शुरू हो गए, 0 से 1, फिर 1 से 2, फिर 2 से 3, फिर 3 से 4, आंसर सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 4 से 5, फिर 5 से लेकर 6, फिर 6 से लेकर 7, फिर 7 से 8, और फिर 8 से 9। है ना, ठीक है। हाँ अब ठीक है, बट साथ साथ में इसका इंटीग्रेशन भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, आंसर सेम आएगा। क्लियर है। अब इसी के बेसिस पर ये लो भाई एक खतरनाक सवाल जो कि जेई वालों ने पूछ लिया है, ठीक है। इसका आंसर तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। इसको इंटीग्रल ए बोल रहा हूं,
0 से लेकर 3 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर dx, सॉरी अंडर रूट बोल रहा हूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर dx, है ना। अब शुरू हो गए सर, 0 से 1, है ना, फिर 1 से लेकर कहां तक, √2, फिर √2 से √3, फिर √3 से लेकर 2, फिर 2 से लेकर कितना, √5, √5 से √6, √6 से लेकर √7, फिर √7 से लेकर √8, और फिर √8 से लेकर बेसिकली √9, दैट इज 3। यहां तक क्लियर है? अब मुझे एक बात बताओ, अगर x 0 से 1 है तो एक्स स्क्वायर भी 0 से 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा सर, वो हो जाएगा 0। x जो है वो 1 से लेकर √2 है, इसको ऐसे सोचो, x जो है वो 1 से लेकर √2 है, तो एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक हो जाएगा सर, 1 से लेकर 2। अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, ऐसे नंबर जो 1 से 2 होते हैं उनका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1। अब अगले वाले में यहां क्या आएगा सर, यहां आ जाएगा 2, यहां कितना आ जाएगा सर, यहां आ जाएगा 3, यहां कितना आ जाएगा सर, 4। अच्छा यहां पर 4 क्यों आ रहा है फिर बता देता हूं, क्योंकि बेसिकली आपने ऐसा लिखा 2 से लेकर √5 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर dx। अब सर अगर x 2 से लेकर 5 है तो एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक होगा, सॉरी 2 से लेकर √5 है तो एक्स स्क्वायर 4 से 5, 4 से लेकर 5 तक के सभी नंबर्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है, 4, तो इसलिए यहां 4 आ रहा है ना। सर सिमिलरली यहां कितना आएगा, दिस इज 5 dx, यहां कितना आएगा 6 dx, यहां पर कितना आएगा 7 dx, और यहां पर आएगा सर 8 dx। अब कांस्टेंट के केसेस में मैंने आपको आंसर लिखना डायरेक्टली सिखाया है। क्या बताया था कि k टाइम्स dx और इंटीग्रेशन a से लेकर b हो रहा है, तो दैट इज नथिंग बट k टाइम्स b माइनस a, बस। सर यहां पर k का रोल प्ले कर रहा है 1, और ये आ जाएगा √2 माइनस 1, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। k का रोल प्ले कर रहा है 2, अपर लिमिट है √3, लोअर लिमिट है √2। k का रोल प्ले कर रहा है 3, अपर लिमिट है 2, लोअर लिमिट है √3। फिर ये 4, है ना, फिर ये 5, √6 माइनस √5, फिर ये 6, √7 माइनस √6, फिर ये 7 दैट इज √8 माइनस √7, और फिर ये 8 दैट इज 3 माइनस √8। ये a की वैल्यू आई, कैसा लग रहा है? और वो साफ साफ दिख भी रहा है कि कैंसिलेशन हो रहे हैं। ये 4 टाइम्स √5 है, ये -5 टाइम्स √5 है, तो एक ही बार बचेगा। ये 5 टाइम्स √6 है, ये -6 टाइम्स √6 है, तो एक ही बार √6 बचेगा, है ना। तो वो सिंप्लीफिकेशन, बट मैंने पूरी पिक्चर आपको इसलिए दिखाई ताकि आप इसको सोच सकें। √2 से √3 वाले में 1 नहीं आएगा बेटा, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर √x पे थोड़ी लगा है, एक्स स्क्वायर पे लगा हुआ ना। तो x √2 से √3 है, तो एक्स स्क्वायर 2 से 3 हुआ ना, 2 से 3 नंबर्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज दिस। अब इस पार्ट को सोचो यार, b पार्ट जो है दैट इज 0 से लेकर 3, 0 से लेकर 3 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब इसको कहां तोड़े, इसको कहां तोड़े, इसके लिए वापस से मैं इस बात पे सोचने के लिए बोलूंगा, जहां ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर वाला लिखा हुआ फंक्शन इंटीजर बने, बस। तो एक बात बताओ, एक्स स्क्वायर अगर x 0 से 3 है तो एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक हो जाएगा सर, 0 से लेकर 9। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 कहां से कहां तक हो जाएगा सर, 0 से लेकर 4.5। तो भाई साहब एक बात बताओ, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 किस किस इंटीजर के बराबर हो सकता है, ये बताइए। 0 से लेकर 4.5 में कौन कौन से इंटीजर्स आ रहे हैं, ठीक है।
क्योंकि पहले हमें देखना पड़ेगा ना कि ये किस किस इंटीजर के बराबर हो सकता है, सोचने में आसानी हो जाएगी। तो सर ये हो सकता है 0 के बराबर, 1 के बराबर, 2 के बराबर, 3 के बराबर और 4 के बराबर। यहां से अगर आप एक्स स्क्वायर की बात करोगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा 0 के बराबर, 2, 4, 6 और 8 के बराबर। यहां से एक्स आ जाएगा बेटा आपके पास में 0, √2, 2, √6 और √8। है ना? जीरो लोगे, √2 लोगे, फिर 2 लोगे, फिर √6 लोगे और √8 लोगे, बस खत्म हो गया सर। अब तोड़ दो इन पे, ये एक्स की वैल्यू निकल आई। तो 0 से लेकर पहली चीज आप ब्रेक करोगे √2, x² अपॉन 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, फिर √2 से लेकर आप जाओगे सर 2 तक, x² अपॉन 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है ना? ठीक है ना? 2, फिर 2 से लेकर कहां जाओगे सर √6, फिर √6 से लेकर जाओगे सर √8 और √8 से लेकर आप जाओगे सर √9, दैट इज 3। है ना? 3 तक तो जाना ही पड़ेगा, 1/2 बाहर नहीं निकाल सकते भाई ऐसे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि √8 तक रुक गए, फाइनल लिमिट भी तो कंप्लीट करो वहां तक। अच्छा, अब वापिस ऐसे सोचो कि अगर x 0 से √2 है तो x² 0 से 2 है, x²/2 0 से 1 है, इनका ग्रेटेस्ट इंटीजर सर 0 है। सिमिलरली इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर x² 2 से 4 अपॉन 2, 1 से 2, 1 से 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, ये क्या लिखा हुआ है सर 2, ये क्या लिखा हुआ है सर 3 और ये क्या लिखा हुआ है सर, दिस इज 4। है ना? 8 से लेकर 9 और बटे 2 करोगे तो 4 से लेकर 9.5, दैट इज 4। बस खत्म, ये वाला पार्ट तो हटा दो। ये k एंड दिस इज 2 माइनस √2, ये k दैट इज 2, दिस इज √6 माइनस 2 एंड दिस इज 3 इंटू √8 माइनस √6 एंड प्लस दिस इज 4 इंटू 3 माइनस √8। ये आपके पास में वैल्यू आ गई सर b की। इस सवाल का जो FNF है दैट इज फुल एंड फाइनल, तो फुल एंड फाइनल है जी आपका a+b। है ना? a+b निकालकर यहां से कंपेयर करना, और ये आपका क्या है भाई, दिस इज डिब्बी नंबर p। आंसर मैच करवा लीजिएगा प्लीज, आंसर क्या करवा लीजिएगा, मैच करवा लीजिएगा। अब जैसे ये एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है, हाँ घर पे जाके एक बार दोबारा रीट्राई करना। ऑल्दो मैं क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट वाला उठा लाया, बट कहानी मेरी ख्याल से समझ में आ रही होगी आपको। अब इसमें क्या है सर, उसने f(3) पूछ लिया और जानकारी देख रहे हो कितनी खतरनाक टाइप की दे रखी है कुछ। हाँ है ना? है ना? हाँ। अब सर इसको कैसे सॉल्व करें, f(x) एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, इसकी वैल्यू 4/5 आ रही है, भाई साहब समझ नहीं आ रहा। है ना? अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये लिखा हुआ है 4x² f(x) माइनस f² ऑफ x।
ये 0 से लेकर 1 dx दे रखा है। मैंने कहा एक बार इस चीज पे थोड़ा फोकस करना, मैं इसको थोड़ी देर के लिए अल्फा बोल रहा हूं, ठीक है। fx को क्या बोल रहा हूं, से fx को थोड़ी देर के लिए अल्फा बोल रहा हूं, पुट नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखना। तो ये 4x² अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, 4x² अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर। तो मैंने कहा इसमें से माइनस साइन कॉमन ले ले भाई, तो ये आ जाएगा सर अल्फा स्क्वायर माइनस 4x² अल्फा। मैंने कहा परफेक्ट स्क्वायर कुछ कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, है ना। हाँ, तो इसको मैंने ऐसे देखा कि ये लिखा हुआ है अल्फा का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 2x² इंटू अल्फा प्लस इसका स्क्वायर दैट इज 4x की पावर 4 जोड़ दिया और 4x की पावर 4 मैंने घटा दिया, है ना। आराम से देखो, दिस इज बेसिकली a स्क्वायर, दिस इज बेसिकली b स्क्वायर, और ये -2a और ये b। तो ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर दिखाई दिया आपको? हाँ सर, ये हमें दिखाई दे रहा है किस चीज का परफेक्ट स्क्वायर, दिस इज अल्फा माइनस 2x² का होल स्क्वायर। ये तीन टर्म्स जिनके नीचे मैंने येलो लाइन लगाई है, अल्फा स्क्वायर, 4x की पावर 4 माइनस 2ab वाली टर्म ये रही, और माइनस 4x की पावर 4 ये रहा जी। माइनस साइन को अंदर भेजो, और ये जो इंटीग्रेशन है ये बताओ क्या लिखा हुआ है। तो माइनस साइन को अंदर भेजते ही सर ये पहले आएगा 4x की पावर 4 माइनस के बाद में अल्फा माइनस 2x² का स्क्वायर, और ये पूरा सर dx, ये ऐसे दे रखा है आपको, और ये वैल्यू दे रखी है जी 4/5 के बराबर, ठीक है ना। परफेक्ट स्क्वायर बनाया सिर्फ मैंने, fx को अल्फा बोलकर आराम से आपको दिखाई दे गया। अब इससे फायदा क्या हुआ जरा देखो, बहुत तकड़ी चीज हुई है। अब सर अल्फा की जगह वापस fx लिख दो, और क्या है, इंटीग्रल साइन को मैंने बांट दिया, तो 4 0 से लेकर 1 x की पावर 4 dx, इधर से dx आ गया, इधर से 4 को बाहर निकाल दिया, x की पावर 4 dx माइनस 0 से लेकर 1 fx माइनस 2x² का स्क्वायर dx बराबर 4/5। ये ठीक है भाई। अब मुझे इसका जवाब बताओ कि 0 से लेकर 1 x की पावर 4 dx का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, x की पावर 5/5, और 0 से लेकर 1 अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हो तो ये आएगा 1/5, और इसके साथ बाहर 4 मल्टीप्लीकेशन में था, तो ये वैल्यू आ जाएगी 4/5, ठीक है। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये वाली पूरी वैल्यू 4/5 है? तो ये अगर 4/5 है तो सर ये भी 4/5 है, कैंसिल हो गया, है ना। अब जरा देखना कितना बढ़िया सिचुएशन एक बनकर निकला है यहां से। फाइनली यू आर लेफ्ट विद दिस थिंग कि -0 से लेकर 1 fx माइनस 2x² का स्क्वायर dx, और ये वैल्यू आ रही है जी 0, ठीक है ना। ये माइनस साइन बचा, ये वाली पूरी चीज, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो यहां बचा 0। अब इस माइनस साइन को चाहे यहां से हटा दो या लगाए रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे एक बात बताओ, ये वाला पूरा फंक्शन क्या पॉजिटिव है? या तो पॉजिटिव है या 0 है, चाहे fx कुछ भी हो, बिकॉज इस पे इवन पावर लगी हुई है। तो 0 से लेकर 1 तक अगर कोई फंक्शन पॉजिटिव है, अगर ये फंक्शन पॉजिटिव है, तो मतलब ये 0 से लेकर 1 तक x एक्सेस के ऊपर बनेगा। इसका जो नेट एरिया है क्या वो 0 हो सकता है? तो आंसर इज नो, बट वो तो बोल रहा है 0 होगा। तो इसका मतलब सर ये फंक्शन पॉजिटिव तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मान लो ये पूरा फंक्शन पॉजिटिव हुआ तो मतलब इसका ग्राफ एक्स एक्सेस के ऊपर बनेगा। तो 0 से लेकर 1 तक इसका जो नेट एरिया है वो ये भी बोल रहा है कि ये 0 आएगा। तो जो ग्राफ एक्स एक्सेस के ऊपर बन रहा है उसका नेट एरिया सर कैसे आ सकता है भाई, 0 कैसे आ सकता है? तो इसका मतलब सर ये पूरा फंक्शन 0 है ना, कि 0 से लेकर 1 तक आपने एक लाइन खींच दी,
फंक्शन कौन सा है, y बराबर 0 या fx बराबर सॉरी y बराबर 0, ये पूरा 0 हो जाएगा, तब इस पूरे का इंटीग्रेशन 0 आएगा, अदरवाइज 0 नहीं आएगा। अच्छा, फंक्शन 0 है मतलब ये वाली चीज 0 होनी चाहिए। इसका मतलब सर fx इज इक्वल टू 2x²। अब उसने सवाल क्या पूछा है आपसे, f(3) पूछा है, तो f(3) आ गया सर, दैट इज 18। x की जगह 3 पुट कर दो। हाँ, था ना खतरनाक सवाल। आ जाइए, एक सवाल और देख लेते हैं। अब इस सवाल में जितना डरा सकता है उतना डराने की उसने कोशिश की है। हाँ, इस सवाल में जितना वो आपको डरा सकता है उतना उसने डराने की कोशिश की और कहीं तक वो सफल भी हो जाएगा। एक पूछा सर, आपके दिमाग में परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कहां से आई, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ fx का स्क्वायर। हाँ है ना। अब सर ये क्या है सवाल, मैंने कहा कुछ नहीं, इसका इंटीग्रेट करवा रहा है 0 से लेकर अल्फा, और जो तेरा आंसर आएगा वो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करवा रहा है, बीटा और ये सब। मैं कहा तू तो ये बता इसको कैसे इंटीग्रेट करें, बाकी सब छोड़ काम। ठीक है, हाँ है ना। तू अपना ध्यान पहले इस पे ऊपर लेके जा कि अल्फा अगर 0 से लेकर 1 तक है तो इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे भाई। तो बहुत सिंपल सी चीज है सर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में बनाए। तो ये लिखा हुआ है t की पावर 50 माइनस 1 प्लस 1 कर दिया, और इसमें 1 माइनस टी से मैंने इधर डिवाइड कर दिया और यहां पर भी 1 माइनस टी से डिवाइड कर दिया। ये बात तो पता है ना कि डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में बनाओ। तो मैंने क्या किया, टी की पावर 50 माइनस 1 प्लस 1, क्योंकि सर यहां पे 1 माइनस टी है तो यहां पर भी 1 माइनस टी मैं बना लूंगा, इसके अंदर से t माइनस 1 या 1 माइनस टी एक फैक्टर कॉमन आ जाएगा। और सर ये वाली चीज, ठीक है, हाँ सर इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, दैट इज ln ऑफ 1 माइनस टी, और इसकी लिमिट है सर 0 से लेकर अल्फा, तो अल्फा डालोगे सर ये आ जाएगा ln ऑफ 1 माइनस अल्फा, और 0 डालोगे तो ln 1 दैट इज 0। तो ये वाला पार्ट तो सर सॉल्व हो गया। ठीक है, इनफैक्ट वो इसी को ही बीटा बोल रहा है, देखो ध्यान से। अब बचा सर ये वाला पार्ट कि 0 से लेकर अल्फा t की पावर 50 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस टी डी टी, इसको कैसे सॉल्व करें। तो इसको थोड़ी देर के लिए मैंने क्या किया, इसको a बोल दिया कि भाई यार इसका आंसर और निकालना है ना। बीटा तो सब में एडिशन में दिख ही रहा है आपको। वैसे तो प्लस बीटा वाले ऑप्शन आपके पास में कितने हैं, 2 ही ऑप्शन है, एक पहला और एक ये लास्ट। ठीक है, माइनस होगा क्यों, अच्छा हाँ मैंने इसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया है, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई। तो कोफिशिएंट ऑफ टी से डिवाइड करना तो भूल ही गया भाई, यहां माइनस तो यहां भी माइनस और यहां भी माइनस, ठीक है। तो माइनस बीटा आ गया, कोफिशिएंट ऑफ टी से भी डिवाइड करना होता है, बिल्कुल सही। अब इधर आओ, पहली तो चीज आपको ये चीज दिखाई देनी चाहिए यार, ये टी की पावर 50 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस टी। वैसे तो डायरेक्टली अगर फैक्टराइजेशन पता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप इसको जीपी के सम से सोच सकते हैं। तो मैंने कहा क्या मैं ऊपर से एक माइनस साइन कॉमन लेकर इसको ऐसे लिख दूं, और क्या मैं इस पूरी कहानी को ऐसे लिख दूं 1 प्लस टी स्क्वायर टिल टी की पावर 49। क्योंकि सर ये क्या लिखी हुई है, एक जीपी, देखना जरा ध्यान से, ये क्या लिखी हुई है सर, एक जीपी जिसकी पहली टर्म है 1, कॉमन रेशियो है टी, और नंबर ऑफ टर्म्स है 50। बिकॉज टी की पावर 0 से 49 तक जा रहे हो तो नंबर ऑफ टर्म्स 50 हो गए। ऐसी जीपी का सम जो है वो कैसे लिखते हैं, ए
इंटू 1 - r⁻n डिवाइडेड बाय 1 - r। तो इसी सम की जगह मैंने वो जीपी लिख दी, क्या दिक्कत है ना? ठीक है भाई। अब ए में आपने क्या किया है, इसको आप इंटीग्रेट कर रहे हो, मतलब 0 से लेकर अल्फा इंटीग्रेट कर रहे हैं, और ये dx है ना, या शायद dt है, देखना पड़ेगा क्या है भाई। हाँ ये रहा, ठीक है भाई। तो इसकी जगह हमने लिख लिया सर, ये लो माइनस साइन ले लिया कॉमन, और 0 से लेकर अल्फा 1 + t + t² टिल कहां तक, t की पावर 49 और dt, ये लो सर, है ना भाई। अब हर एक का इंटीग्रेशन बता दे सर, इसका इंटीग्रेशन आएगा t, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा t²/2, इसका t³/3, ऐसे करते करते लास्ट वाले का आएगा t की पावर 50/50, और लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट अल्फा है, और इस पूरे के बाहर माइनस साइन लगा हुआ है। अल्फा डालोगे अगर इसमें, तो वो आ जाएगा अल्फा की पावर 1/1, अल्फा की पावर 2/2, ऐसे करते करते अल्फा की पावर 50/50, और लोअर लिमिट 0 डालोगे तो सारी टर्म 0 हो जाएंगी। सर ये हमारा आंसर आ गया ए का, इस आंसर को ध्यान से देख लो, है ना। तो सर हमारा जो आंसर आया है ना, ध्यान सुनना, ए की वैल्यू आई है वो ये आई है, -t की पावर 1/1 प्लस t की पावर 2/2 टिल कहां तक, सॉरी t नहीं है वो अल्फा है, अल्फा की पावर 1/1, अल्फा की पावर 2/2 टिल कहां तक, अल्फा की पावर 50/50। ये हमारा इसका आंसर आ गया। बट भैया को मची है एक खुजली, वो कह रहे हैं कि आंसर मैं तो इसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा। कोई बात नहीं, आपकी मैक्सिमम पावर जा कहां तक रही है, 50 तक, और यहां पर मैक्सिमम पावर कहां तक जा रही है, n तक, तो मतलब सर n की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, 50। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये पूरा पार्ट, ये n की वैल्यू डिसाइड होगी, क्योंकि मैक्सिमम पावर आपको 50 बनानी है, तो p50। बस सर यहां पर आपने x लिखा हुआ है, यहां पर अल्फा है, तो ये लो सर, और इसके आगे आ गया एक माइनस साइन। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या आ गई सर, a की वैल्यू आ गई -p50 अल्फा, इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लिया, तो बीटा इंटू p50 अल्फा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देख रहे हो, अल्फा बीटा, अल्फा 0 से 1, बीटा ये 1 - log अल्फा, फिर आपसे थोड़ा थोड़ा रिप्रेजेंटेशन करवा लिया, है ना। ठीक है, चलिए एक सवाल है, ये सोच के आइएगा घर से, रिडक्शन फॉर्मूला का क्वेश्चन है, इसमें भी पैरामीटर्स का बड़ा तगड़ा इन्वॉल्वमेंट है, और एक थोड़ा ये ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला सवाल है, इसको भी सोच के आइएगा, बढ़िया सवाल है। और अगले चैप्टर मतलब अगली क्लास में जब हम मिलेंगे, तो हम लोग जो है वो प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन से। तो अब तक मैंने सारे डेफिनेट इंटीग्रेशन का इंट्रो बता दिया, क्या किस किस चीज का ध्यान रखना है वो भी बता दिया, और फाइनली अब जो है हम मूव करेंगे डायरेक्टली डेफिनेट इंटीग्रेशन की ओर। ठीक है, डाउट देख लेते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। Never seen such that a teacher is whole PW said Ashish Agarwal sir teaching method is best and fulfill with the experience। and कुछ लोग IIT दिल्ली जाने के बाद टीचर्स की इज्जत करना भूल जाते हैं। ना 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 ना, आप उनमें से ही लग रहे हो, तो IIT दिल्ली कंफर्म है सर, लव यू। चलता है, नूब लोग है, पता नहीं। ठीक है बेटा, जिस जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो, मुझे मतलब तेरा पूरा तो बेसिक समझ में नहीं है IIT दिल्ली, बट तू शायद ये बोल रहा है कि एक्सपीरियंस के बेसिस पर आशीष सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। वहां से अगर तेरी ट्यूनिंग बन रही है तो पढ़ता रहे, बस बीच में टीचर चेंज करने की, इधर उधर दौड़ने की जरूरत नहीं है, पढ़ते जाओ, आराम से IIT में सिलेक्शन हो जाएगा। सर ये नेगेटिव से पॉजिटिव भी हो सकता है, कहां पर हो सकता है भाई, नेगेटिव से पॉजिटिव। नेगेटिव से पॉजिटिव कैसे होगा, दो ही ऑप्शन है इसके पास, या तो पॉजिटिव या 0। नेगेटिव कैसे होगा, ऊपर पूरी पावर 2 लगी हुई है, किसी भी नंबर की पावर अगर मैं इवन नंबर लगा दूं, अब क्या ये नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता ना। तो नेगेटिव से पॉजिटिव मत बोल, सिर्फ पॉजिटिव 0 में से एक के बीच में। 4.5 का क्या,
4.5 का कुछ नहीं, 4.5 तक कितने इंटीजर्स है, तो 4.5 इंटीजर में थोड़ी काउंट होगा, नहीं समझे? यहां पर जो लिखा है ना वो इंटीजर्स लिखे हैं सिर्फ, तो 4.5 नहीं आएगा बेटा उसमें। इंटीग्रेशन अच्छा करने के लिए क्या करूं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दोबारा, बस जो भी आपको क्लास में पढ़ाया है नोट्स के ही क्वेश्चन दोबारा कर ले बस, और साथ में डिब्बी सॉल्व कर ले बस। हाँ चले गए डाउट, अच्छा वो बंदी हो गया ठीक है। हाँ आज डिब्बी नहीं है, अगली क्लास में आऊंगा तो मैं आपके लिए डिब्बी ले आऊंगा, घबराओ मत, नहीं बख्शा जाएगा तुम्हें, नहीं छोड़ा जाएगा फ्री। और बाय बाय, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।